हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक ठाक होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आइए आपकी तैयारी को और नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आज मैं लेकर फिर से आया हूँ। ये हमारा वीडियो होने वाला है बायोलॉजी क्लास 10 के लिए। आइए बायोलॉजी का हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं और आपके जो भी आपका नॉलेज है उस नॉलेज को ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट करने वाला हूँ। बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बिना स्किप किए देखना है और ये मानकर चलना है, और मानकर नहीं बल्कि ये 95% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको सेम पेपर आज की वीडियो से मिलने वाले हैं। तो वीडियो को हल्के में लेना बिल्कुल नहीं है बेटा, क्योंकि वो सारे निचोड़ मैंने इस वीडियो में रखे हैं। आज के वीडियोस के द्वारा जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ये हमारी गारंटी है कि बायोलॉजी भी जैसे कल आपने केमिस्ट्री देखा, सेम आप बायोलॉजी को भी कहेंगे सर पेपर आप पहले से कैसे जानते थे। तो ये अब आपके हाथों में है कि आपको देखना है बेटा जी कि स्किप करना है, ठीक है। तो आइए लेट वी स्टार्ट दिस सेशन। Now the first question देखेंगे, what would be the consequence of the deficiency of hemoglobin in your body। आपके बेटे बॉडी में हीमोग्लोबिन जो होता है उस हीमोग्लोबिन का क्या रोल है, हीमोग्लोबिन की डिफिशिएंसी हो जाती है तो उससे क्या दिक्कत आने वाली है, उन्हीं बारे में डिस्कस करेंगे। आपको दोस्तों पता होगा जो हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में एक ऐसी लिक्विड होती है जो पूरे के पूरे शरीर के अंदर पाए जाने वाले जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हैं, उन सबको क्या करती हैं, शरीर में ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी है, जिसका नाम है ब्लड। अब ब्लड रेड भी है, तो ब्लड रेड क्यों है, हीमोग्लोबिन उसमें मौजूद है। हीमोग्लोबिन की वजह से हमने देखा खून हमारा लाल है, लेकिन मैंने चींटी में नहीं देखा। मैंने चींटी में देखा कि किसी प्रकार का लाल पीला नीला जुगनी कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन क्या है, एब्सेंट है। तो यानी अगर हीमोग्लोबिन हम जैसे ऑर्गेनिज्म को दिया गया होगा, हमें दिया गया होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसका कुछ अहम रूल भी होगा। तो अहम रूल पूछा गया कि अगर ये नहीं हो तब क्या दिक्कत है। तो देखेंगे इट काज द एनीमिया, खून की कमी, एनीमिया हो जाएगा, आपको ब्लड अनएबल हो जाएगा टू कैरी द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इन होल बॉडी। आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में ट्रांसपोर्ट करने वाला जो ऑर्गन है वो बेचारा कमज़ोर पड़ गया है, तो तुम ऑक्सीजन कैरी कर ही नहीं पाओगे। जब ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाओगे तो जाहिर सी बात है कि इट में प्रॉब्लम्स इन योर रेस्पिरेशन, आप सांस लेने में आपको दिक्कत होने वाली है। यानी आप महसूस करोगे, फील करोगे वीक, पेल एंड देयर इज़ नो फिजिकल वर्क फॉर लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक कोई फिजिकल कार्य आप नहीं कर पाओगे। भाई शरीर में आपके पास ऑक्सीजन है ही नहीं तो कैसे कर पाओगे, क्योंकि ऑक्सीजन को जो पकड़ पकड़ के लाता था वो पकड़ने वाला है ही नहीं, अब उसकी कमी हो गई है, एनीमिया हो गया है। सो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। क्या बात यहाँ तक समझ में आ रही है। चलिए अगला देखेंगे, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट सेल इन द बॉडी। देखिए ये जितने भी सवाल लिखे हैं इसको हल्के मत लेना, ये तो सर बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बिल्कुल छोटे मत समझिएगा। यही क्वेश्चंस आपको मैं जो बोल रहा हूँ ये सब आपको बड़ा क्वेश्चन ही बना रहा हूँ। आप समझते चलिए कि ऐसे ही पैटर्न पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखिए प्लेटलेट्स बेटा क्या करता है, आप जानते हो कि वही ब्लड हमारा जो है, ब्लड में एक साइड में तो तुमने छोड़ दिया प्लाज्मा, एक साइड में मैंने छोड़ दिया ब्लड कैप्सूल्स। जो ब्लड कैप्सूल्स तुम छोड़ते हो उसी में आरबीसी भी है, उसी में डब्ल्यूबीसी है, उसी में प्लेटलेट्स, ठीक है। अब इरिथ्रोसाइट, ठीक है, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। तब जब आपका आता है ये हमारा थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स जो आता है, ये सिंपल ध्यान रखिएगा कि क्या काम करता है। जब पूरी बॉडी में खून हमारा सर्कुलेट करता है तो वहाँ पर तो ये अहम रोल निभाएगा ही निभाएगा, साथ ही साथ ये हेल्प करता है फॉर द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, खून के थक्का बनाने में भी कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि इसके पास फाइब्रिनोजिन नाम का प्रोटीन भी है। तो ये तो अपना काम करेगा आउटसाइड, जब आप कटेंगे, इंजर्डीज होंगे तो वहाँ पर ब्लड को क्लॉट करवा लेगा, विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन मिलेगा, वहाँ पर उसका काम है। लेकिन बॉडी के अंदर अब खून जमने भी नहीं देना है, बाहर जमाना है तो फाइब्रिनोजिन जिंदाबाद है, अंदर नहीं जमने देना है तो उसके लिए एंटी काउलेंट होगा ऐसा प्रोटीन जो कि शरीर में मदद करेगा, नाम है हिपेरिन। तो हिपेरिन का अलग काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा,
देखा कि व्हाट इज द रोल ऑफ H2O इन द फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं दोस्तों कि एक ऐसी प्रोसेस होता है प्लांट्स के केसेस में जो सनलाइट को ट्रैप करता है और अपनी फूड को बनाने का काम करता है। हालांकि उस पर डिपेंड सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग हैं। क्या होता है देखिए, एसेंशियल रॉ मटेरियल्स, कौन से ऐसे रॉ मटेरियल हैं एसेंशियल होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं, तो वो नाम है हमारा कौन सा, इसी को इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहा जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कि वाटर है। ये तमाम चीज़ें जो हमारे लिए रॉ मटेरियल है ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं बाय द रूट। अब वाटर कहाँ से निकला होगा, रूट से ही तो एब्जॉर्ब होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस लगा, प्रेशर लगा होगा, वो मारा होगा, पुश धक्का मारा होगा, पानी धक 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 खींच के फेंक देगा ऊपर। लेकिन अब पानी जड़ ही पूरे पौधे में पहुंचा पाए ये तो संभव है नहीं। तो पानी जड़ से तो आया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा, बट वहाँ हुआ क्या होगा कि उस पानी को रूट से लीफ तक लाने में भी कोई ना कोई मदद करेगा। कौन करेगा? वाया द A special cell, a special tissue is called as a xylem tissue। ये जाइलम टिश्यू बैठा है, ये जाइलम कहेगा हे जड़ तुम पानी लाओ जलाओ, और पकड़ पकड़ खींच खींच के उठा के पत्तियों तक पहुंचाने का काम करेगा। और पत्तियां भोजन को स्टोर करके रखी हुई हैं, काम करेंगे, फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि वहाँ पर पिगमेंट है ग्रीन, क्लोरोफिल, सनलाइट मिल ही रहा है, रॉ मटेरियल यहाँ से CO2 आपका मिल ही रहा है। हालांकि यही वाटर रिस्पॉन्सिबल है टू रिमूव द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए यही मेन जिम्मेदार है। देखेंगे आप लिखा है कि सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी जो आपको ऑक्सीजन मिलता है जिसको लेकर के आप कहते हो कि भैया बहुत शुद्ध ऑक्सीजन है, ये वास्तव में पानी के द्वारा ही आगे मिलता है। फिर इसमें देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर द ड्यूरिंग द नाइट। कहाँ पर? व्हाट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे आखिर क्यों हमको सोने से मना किया जाता है? क्लियर है? व्हाट इज़, क्यों ऐसा होता है? जैसे आप सुनते होंगे कि भैया तुम जो है पेड़ के नीचे मत जाना, पेड़ के नीचे मत जाना क्योंकि वहाँ मत सोना उसके नीचे। अब क्यों ऐसा कहा जाता है? भाई बड़े बुजुर्ग कह कर चले गए हैं, तो बड़े बुजुर्ग ऐसा नहीं कहे होंगे, कुछ ना कुछ उसका, हालांकि उनका अपना एक रिचुअल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ साइंटिफिक रीजन भी है। देखेंगे लिखा है कि प्लांट्स रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, पौधा रात के समय CO2 रिलीज तगड़ा करता है, यानी वो किसका रिजल्ट है? एज द रिजल्ट ऑफ द रिस्पायरेशन। वो रिस्पिरेशन करते हैं तो अपने अंदर से CO2 भी छोड़ते, तुम करते तुम नहीं छोड़ते हो, तो पौधा भी कर रहा है। CO2 चूँकि हार्मफुल होता है, आप जानते हैं, व्हेन यू इनहेल्ड, जब तुम इनहेल्ड करते हो तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है, बट ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होता है? दिन के समय ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, और दिन के समय जब ऑक्सीजन रिलीज करते हैं सो इट इज़ एज रिजल्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो ध्यान देना, पौधे में फोटोसिंथेसिस के द्वारा निकलता है ऑक्सीजन, जो उसका रिजल्ट माना जाता है। रात के समय पौधा CO2 छोड़ता है, जो किस बात का संकेत है कि पौधा क्या कर रहा होगा? एज अ रिजल्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। इसलिए वहाँ पर लोग सोते नहीं है। बॉडी हमारी जो है, हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन को कैरी करता है, आसानी से ट्रांसपोर्ट करता है इन द होल बॉडी, बट CO2 उस पर धक्का मार के बैठ गया ऊपर, तो हीमोग्लोबिन कहेगा अब हम धीरे धीरे नहीं जा, अब हम बहुत तेज नहीं जा पाएंगे, तुम ऑक्सीजन थोड़े ना हो, ऑक्सीजन हल्का सा तुम्हें भाग गया था, हीमोग्लोबिन तुम्हारा वजन ज़्यादा है, सॉरी CO2 तुम्हारा वजन ज़्यादा है, हम तुमको लेके आगे कैरी जल्दी से नहीं कर पाएंगे। जब कैरी ही नहीं कर पाएंगे तो हमें सफोकेशन होगा, सांस फूलेगा, एंड फाइनली आप देखेंगे कि वो व्यक्ति सफोकेट हो जाएगा, फाइनली मर भी सकते हैं। यस, तो ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ध्यान से देखिएगा अगला, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा, या व्हाट इज़ द सलाइवा है क्या, एंड रोल क्या है डाइजेशन में? बहुत बड़ा रोल है। देखिए सलाइवा कुछ नहीं, एक वाटरी फ्लूइड सिक्रीटेड होता है, यानी एक पानी ही है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे आप जाते भूखे बहुत हो और अचानक से आपको भूख लगी हो, खाना भी नहीं खाए हो, और रोड पर जब गुजर रहे थे तो आपको भोजन की महक कहीं आई, यानी आपको लगा यार बड़ा अच्छा बड़ा टेस्टी खाना कहीं बन रहा है। जब आपके नाकों तक वो टेस्ट गया, यानी आपके रिसेप्टर ने जब उस स्टिमुलस को एक्सेप्ट किया, तो आपके नाक के माध्यम से आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंच गया भूख, और आपके माउथ को उसने इन्फॉर्म दिया, सेलेब्री ग्लैंड तुरंत धड़ 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 वाटर फ्लूइड करना शुरू कर दिया और पानी निकालना शुरू कर दिया, मुंह में पानी आ गया, उसी को सलाइवा कहते हैं भाई। तो ये वाटरी फ्लूइड सिक्रीट होता है, कहाँ से? सेलेब्री ग्लैंड से निकलता है हमारे माउथ में, जो कि फूड गेट मिक्स, भोजन इसी के साथ जाके मिक्स हो जाता है, एंड कंटेन द सेलेब्री एमाइलेज। कौन सा एंजाइम है? सेलेब्री एमाइलेज होता है, जो काम क्या करता है? विच ब्रेक द पॉलीसैकेराइड स्टार्च इनटू द सिंपलर डाइसैकेराइड माल्टोज, यानी एक्शन किस पे हो रहा है इसका? तो ध्यान दीजिएगा, उसी पे हो रहा है, ठीक है।
तो इसका एक अहम भूमिका है इसमें डाइजेशन में। नेक्स्ट देखेंगे इसमें द हर्बीवोरस हैव द लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन द कार्निवोरस। हर्बीवोरस जो होते हैं यानी कि एक प्रकार से जो गाय है, जो जानवर हैं, जो गोट है, इन सबका स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों इतना लंबा है कार्निवोरस शेर की तुलना में? शेर तो मांस खाता है, ये लोग तो घास खाते हैं। तो आखिर रीज़न क्या है? देखिए बहुत छोटा सा रीज़न है, जानना ज़रूरी है। बच्चे लिख के तो सब चले आते हैं, बहुत बड़ा बना आते हैं कि हम एक पेज में लिखाएं 3 नंबर के सवाल को, लेकिन वास्तव में क्या वो एक पेज में कोई एक सटीक आंसर मिला है, एक लाइन मिली है? नहीं मिलती है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, बताइएगा कि प्लांट ये सब ईटर है, जितने हर्बीवोरस होते हैं सब प्लांट ईटर होते हैं। ध्यान देना, प्लांट खाते हैं, ग्रास खाते हैं, ग्रीन ग्रास खाते हैं, जिसमें एक सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है। ध्यान देना, प्लांट कंपोनेंट्स टेक मोर टाइम इन द डाइजेशन। हाँ, प्लांट के जो कंपोनेंट होंगे उसको डाइजेशन करने में लंबा समय लगता है बच्चा, ध्यान देना। और जब लंबा समय लगेगा, कोई पूछे क्यों लंबा समय लगा मुन्ना, तो बताओ सर जस्ट बिकॉज ऑफ द सेलुलोज। और सेलुलोज का डाइजेशन इतना आसान नहीं है बेटा, उसको लॉन्ग टाइम आप लेना पड़ेगा, लंबा समय लेना पड़ेगा। इसीलिए उसके स्मॉल इंटेस्टाइन राउंडेड ज़्यादा घूमे रहते हैं उसी में, और धीरे 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 भोजन उसी पे विलाई के माध्यम से यानी सरफेस एरिया बढ़ता रहता है और धीरे 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 डाइजेशन होता रहता है। एक लंबा समय लगता है उसमें, बट एनिमल मैटर जो होते हैं बेटे बने होते हैं कंटेन द सेलुलोज। देखो लिखा है यहाँ पे सेलुलोज है, टेक द मोर टाइम इन द डाइजेशन देन द कार्निवोरस। शेर में क्या है, खाया मांस खाया धड़ाम से जमा दिया, उसको कटा दिया, पूरा का पूरा आप देखा ब्रेक कर दिया और डाइजेशन आसानी से हो जाता है। बट इसमें ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हाउ आर द एल्विलाई डिजाइन द मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दोस्तों आप जब पढ़ते होंगे लंग्स, तो लंग्स जब ऐसे घूमते जाता है ट्रेकिया से होते हुए आगे बढ़ेगा, ब्रोंकी से ब्रोंकियोस में बढ़ता है, और जब लंग्स के अंदर वो घूमता है, अंदर चला जाता है, गुब्बारे के नुमा के स्ट्रक्चर बनता है। क्योंकि सरफेस एरिया जो लंग्स का होता है, आप देखिए इनर सरफेस ऑफ द लंग्स हैज़ द स्मॉलेस्ट ट्यूब। हमारा जो लंग्स है उसके इनर सरफेस में स्मॉलेस्ट ट्यूब्स पाए जाते हैं। टर्मिनेट किसमें हो जाता है बाद में, वो टर्मिनेट हो जाता है इनटू ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर, एक गुब्बारे की नुमाई के स्ट्रक्चर में बढ़ जाता है। जो इनर सरफेस है उसका लंग्स का, उसी के ट्यूब के द्वारा ये स्मॉलर जो बना हुआ है बैलून की तरह, उसका नाम होता है एल्विलाई। क्योंकि एल्विलाई जो होता है, जो वाल हैव द एक्सटेंशन, एल्विलाई की वाल पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क पाया जाता है। अब आप बताइए कि ब्लड वेसल्स का नेटवर्क पाया जाना इस बात का संकेत है कि वहाँ पे O2 और CO2 का आना जाना ज़्यादा लगा रहेगा। तो आना जाना छोड़ चुके हैं, परबों से नाता तोड़ चुके हैं। ये ना सोचना कि कोई कहानी है, ये आना जाना CO2 O2 का चलता रहता है। समझ में आई बात है? तो इसलिए वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे एक्सप्लेन द रोल ऑफ द लीवर इन द एक्सक्रीशन। जो तुम एक्सक्रीशन करते हो, जो बॉडी से एक्सक्रीट करते हो, जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है उसको प्रोडक्ट को निकालते हो, तो उसमें लीवर का क्या अहम रोल है? देखिए बहुत बड़ा रोल है। लीवर खराब हो गया तो ज़िंदगी तबाह, क्योंकि लीवर ही पकड़ पकड़ के लाता है और लीवर छान के फेंक देता है। किडनियाँ तो ले ले, तुम जरा छान दे, तो किडनी कहता है हम कैसे कर दें? कहेगा अरे देखो ब्लड में मिक्स करके ब्लड के स्ट्रीम में गया है, इसको जरा छान कर ला करो और देख लो कुछ कोलेस्ट्रॉल उसको विटामिन उसको हटा दो सब। तो कहेगा अच्छा ठीक है। तो लीवर बहुत बड़ा खेल बनाता है, ध्यान देना भाई। लिखा है कि इन द लीवर यूरिया फॉर्म, लीवर में यूरिया बनेगा, ठीक है ना। अब लीवर में जब यूरिया बनाया सर आपने, तो फिर आगे किया क्या लीवर के यूरेनिया को हम बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं। ध्यान देना, ऑर्निथीन साइकिल, जो कि यूरिया बन रहा होता है। लीवर में यूरिया बना जो सेंड कर दिया गया किडनी के पास, किस लिए? फॉर द एलिमिनेशन, एलिमिनेट करने के लिए, अलग करने के लिए। क्या? थ्रू, 2 बार थ्रू लिख गया तो एलिमिनेट, इसको हटा दीजिए यहाँ से। देखिए एलिमिनेशन थ्रू ब्लड स्ट्रीम, ब्लड की जो धारा बह रही है उससे अलग करना है। आल्सो एक्सक्रीट, और उसको एक्सक्रीट भी करता है। क्या करता है एक्सक्रीट? और क्या क्या चीज़? कोलेस्ट्रॉल, जो कि जो फैट्स में ऑयली सब्सटेंस में ज़्यादा होता है, ये हमारे वेसल्स में जाके जम जाता है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को हटाना रहेगा। फिर देखेंगे जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं उसको भी हटाना रहता है। जो विटामिन्स होते हैं जो उसको नुकसान करेगा उसको हटा दीजिए, ड्रग्स को हटा दीजिए। ये तमाम चीज़ें
टेकन इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन के लाओ मुझे दे दो, तुम्हारा काम हो चुका, तुम छान बीन के लाए हो, ये बेकार है तो मेरे पास लाओ ना, मैं कैसे ले बैठा हूँ, मैं भी इसको धड़ाम से रिमूव करता हूँ एज अ फीकल मैटर की तरह बाहर कर दूंगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ दिस वन। क्या समझ में आई बातें? इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ही तगड़े हैं। चलिए इसमें सॉल्व लीजिए, फिर अगला बताता हूँ। चलिए भाई, अब इसमें कुछ और ये बहुत ही चुनिंदे प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं बेटा। हाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम सेंट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी ये कह रहा है कि जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है वो लेफ्ट एट्रियम कैसे पूरे बॉडी को खून पास करता है। यानी जैसे देखो, जैसे मान लो कि ये आपका एक छोटा सा मैंने समझाने के लिए बना दिया हार्ट, ठीक। देखो इस साइड का हमारा राइट होगा तो ये राइट एट्रियम हो गया, इधर का राइट वेंट्रिकल, इधर देखेंगे लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ये समझ में आना। तो ये भाई लोग कह रहे हैं कि ये बताओ कि कैसे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि लेफ्ट एट्रियम में है, ये देखो ये ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है, तो ये वाला जिम्मेदार होता है पूरे शरीर में खून को पास करने के लिए। कैसे? क्वेश्चन मैंने समझाने की कोशिश की है, क्लियर है? देखो लिखा कि ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट ऑरिकल, ये जो लेफ्ट ऑरिकल है उसमें सिकुड़न होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है बेटा, और ये जब लेफ्ट ऑरिकल में इस प्रकार की एक्टिविटी होती है तो जो भी इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं ये भाई साहब कहाँ चले जाते हैं? इंटर इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये पहुँच जाते हैं भाइया के पास, यहाँ पे, यहाँ आ गया। अब जरा ये बताओ कि लेफ्ट वेंट्रिकल में आया है तो कौन सा इसमें वाल्व काम क्या होगा? बाइकास्पिड वाल्व। ध्यान देना, क्वेश्चन आता है कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ऑक्सीजनेटेड पास होने के लिए कौन से वाल्व के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, गार्डेड किया जाता है? सो दैट इज द बाइकास्पिड वाल्व। फिर देखो जो वाल्व होता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल वाला, ये है ना लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वाल्व है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड बाइकास्पिड वाल्व क्लोज। अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा कस के, बस ये वाला वाल्व बाइकास्पिड क्लोज हो जाएगा। हाँ नहीं तो फिर ऑक्सीजनेटेड वाला खून फिर चला जाए डीऑक्सी में, तो दोबारा रिवर्स वाला प्रोसेस यहाँ नहीं है। तो ये वाल्व को क्लोज कर देता है एंड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड इंटर टू एओर्टा। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये खून को भेज देता कहाँ पर? ये कहता है एओर्टा, तुम खून पकड़ो। तो एओर्टा कहते हैं हाँ चाचा, कहते हैं ये जरा खून ले लो बेटा, तो एओर्टा लेकर खून चला जाता है। कैसे? थ्रू द सेमीलूनर वाल्व, इसमें एक सेमीलूनर वाल्व होता है और इसी वाल्व के द्वारा ये एओर्टा खून पकड़ लेता है एंड सप्लाई करता टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द एओर्टा एंड इट्स ब्रांचेस, और फिर ये आगे एओर्टा और उसके ब्रांचेस में पास करने का काम शुरू कर देता है। तो क्या ये मामला क्लियर है? ठीक है, दिक्कत आना नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा भाई पुराना आपका साथी, अमीबा में भोजन कैसे चलता है, क्या प्रोसेस है? देखो लिखा कि अमीबा हमेशा होलोजोइक होता है, यानी भोजन को इंटैक्ट करता है, फूड अंदर ही कर लेता है, फिर उसको 3-4 प्रोसेस के जैसे इंजेक्शन करेगा, डाइजेशन करेगा, फिर उसको किस तरह से एसिमिलेट करेगा, यानी सारे प्रोसेस कैसे चलते हैं अलग अलग स्टेप्स में होता है। तो देखिए अमीबा दोस्तों ध्यान दीजिए कि होलोजोइक प्रोसेस करता है, यानी मोड ऑफ द न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक है। फूड जो खाता है उस फूड में कैसे खाएगा? यूनिसेलुलर जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं, बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्व जिसको कर ही नहीं पाओगे, ऐसी चीज़ों को खा के अपना जीवन काटता है। मैनी स्टेप्स इसमें देखने को मिलता है, जैसे कि इंजेशन, भोजन को अपटेक करना, पहले मरतबा खाना, तो इसको बोलते हैं इंजेशन। जब अंदर आ गया तो उसको धीरे धीरे पचाता है, वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, डाइजेशन करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द डाइजेस्टिव ज्यूस जो कि फूड वैक्यूल्स में मौजूद रहता है। ये फूड वैक्यूल वही है जो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक की तरह काम करता है टेम्परेरी। तो इंजेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, एसिमिलेशन किया, फिर एग्जेशन कर देता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर कर देता है। ये इंगल्फ करते हैं फूड पार्टिकल्स को, यानी जिसको प्रे कहते हैं, इनका शिकार जो होता है इंगल्फ करेगा फूड पार्टिकल को वाया किसके द्वारा? एक इसमें कह सकते हैं इन सर्कल एक टिप होगा स्यूडोपोडिया का, जो जैसे ही जाके फूड से टकराएगा, जो खाना खाने जा रहा है उसे टकराएगा, बस इसके बॉडी में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, यानी सॉरी कप लाइक स्ट्रक्चर्स, इसलिए स्यूडोपोडिया कप की तरह होगा, जैसा जाएगा टकराएगा बस वो बन जाएगा बैग की तरह अंदर से उड़ जाएगा। तो यहाँ स्यूडोपोडिया जो है कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये फूड को क्या करते हैं? कैप्चर करेगा। कहाँ पर? इनटू ए बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, दैट बैग लाइक स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड द फूड
वैक्यूल्स। ये वही फूड वैक्यूल है जो एक्ट करता है टेम्पोररी स्टमक की तरह, कुछ समय के लिए भोजन को रख लेगा अपने पास और इसके अंदर से क्या निकलेगा, सिक्रीट द डाइजेस्टिव जूस। फाइनली देखेंगे भोजन को गेट द एब्जॉर्ब करेगा और भोजन एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड डिफ्यूज़ कर देगा इसको साइटोप्लाज्म में कि साइटोप्लाज्म ले जाओ तुम, और साइटोप्लाज्म ले जा करके पूरे के पूरे ब्लड में घुमा देता है उसके शरीर में। जैसे साइटोप्लाज्म में मूव करता है यानी बॉडी में एसिमुलेट हो रहा है, यानी एनर्जी मिल रही है उसको। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो कि यूनिसेलुलर होता है। क्या मामला क्लियर है यहाँ तक? कुछ नहीं भाई, छोटा छोटा फिगर भी ड्रा करना चाहिए तो इसमें कर लीजिए, कुछ नहीं इसमें। देखिएगा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन इन द ह्यूमन। ह्यूमन में डाइजेशन होने का क्या प्रोसेस है? देखिए इसमें क्या तरीका है। फूड इंटर थ्रू द माउथ, पहले तो भोजन हमारा कहाँ पे हुआ, इंटर हुआ माउथ में। देखिए एक चीज़ मैं पहले इसको समझाने से पहले उससे समझा दूँ, जो फूड होता है बेटा ये सबसे पहले माउथ में आता है। माउथ में आप देखेंगे तो अंदर आपको मिलेगा क्या, देखिए 2 ग्लैंड, दिमाग 3 ग्लैंड याद रखिए, सेलेब्री ग्लैंड्स, लीवर वाला ध्यान रखिएगा, और एक पैनक्रियाज वाला। ये 3 ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो अपने एंजाइम्स को स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले भाग में लाके छोड़ जाते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी अकेले डाइजेस्ट करने में सक्षम नहीं है। इन तीनों ग्लैंड से भी इनकी आवश्यकता होती है। एलिमेंट्री कैनाल जो कि 6.5 से 7 मीटर जो लॉन्ग होती है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टिव ग्लैंड भी मौजूद हैं और बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टिव जूस भी निकलने वाले होते हैं। भोजन शुरू किया फ्रॉम द माउथ, माउथ में अंदर आया, माउथ में भोजन के साथ मिला कौन, सैलिवरी ग्लैंड छोड़ देगा सलाइवा, जिसके साथ वो मैस्टिकेट करेगा और आसानी से उसको सिलसिला बना देगा। और उसी माउथ में आप देखेंगे टंग होगा जो कि सलाइवा को मिक्स करने में मदद करता है भोजन के साथ, जिससे वो मैस्टिकेशन आसानी से हो सके। दांत हमारा एक प्रकार से क्या करेगा, मैकेनिकल डाइजेशन करेगा, और सलाइवा क्या करेगा, डाइजेस्टिव यानी केमिकल डाइजेशन वो करेगा, क्योंकि उसके पास केमिकल है। तो दोनों डाइजेशन के द्वारा भोजन फायरिंग से होता हुआ स्टमक में पहुंच गया। अब स्टमक में आया तो स्टमक के वाल पर आपको 3 एंजाइम होते हैं, एचसीएल होगा, म्यूकस होगा और पेप्सिन होगा। पेप्सिन हमारा एक्टिवेट होता है, पेप्सिन हमारा हमेशा एक्टिवेट नहीं होगा। तो पेप्सिन जो रहता है बेटा वो क्या करता है, वो पेप्सिनोजन के फॉर्म में पड़ा रहता है जो कि इनएक्टिवेट होता है। उसको एक्टिवेट करने के लिए एचसीएल चाहिए, जैसे एचसीएल मिलता है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब वहाँ से वो एक्टिवेट हुआ, उसके बाद में भोजन आगे चला जाता है। अब जो प्रोटीन उसके बॉडी में मौजूद होगा कहीं पर, जैसे तुमने 1 कटोरा दाल खाया तो प्रोटीन क्या लगता है आपको, अब वो दाल वैसे रहेगा नहीं, वो प्रोटीन है उसमें। अब वो प्रोटीन ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा, किस में करेगा, प्रोटियोज और पेप्टोन्स में, प्रोटियोज और पेप्टोन्स में आसानी से टूट जाएगा और वो आराम से आपका प्रोटीन वहाँ से डाइजेस्ट शुरू हो जाएगा। अब जब पेप्सिन आया आगे, जब वो छोड़ गया क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा एचसीएल जो होता है एक प्रोरेनिन को भी रेनिन में चेंज करता है, ध्यान रखना, प्रोरेनिन एक इनएक्टिव है, प्रोरेनिन को रेनिन में छोड़ देगा। और यही हमारे जो रेनिन होने, आपको पता है कि मिल्क में एक प्रोटीन होता है कैसिन, ये जो कैसिन प्रोटीन होता है बेटा ये क्या करता है, ये भी एसिडिक मीडियम की उपस्थिति से ये पैराकैसिन में हुआ। तो ये यानी ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, कुछ इनएक्टिव है कुछ एक्टिव फॉर्म में। भोजन स्टमक से उतर करके कहाँ पहुँच गया, सीधा सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास इंटेस्टाइनल जूस भी होता है और उसका खुद का बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। अच्छा इसमें होता क्या है कि इसमें फैट भी होता है और फैट को तोड़ने का काम बोला जाता है इमल्सिफिकेशन, ये भी ध्यान देना। फैट को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। जैसे बाइल्स है तो बाइल जूस लीवर से आ रहा है और बाइल जूस क्या करेगा, एक तो इमल्सिफाइड कर देगा, फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देगा, फैटी एसिड में तोड़ देगा, साथ ही साथ जो मीडियम हमारा एचसीएल से एसिडिक वाला आया है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि बेसिक मीडियम उसको दे देगा, न्यूट्रल हो जाएगा भोजन। इस प्रकार से वो काम आगे कराएंगे एसिडिक कायम बनाने में। अब ये जो प्रोटीन हो रहा है ये प्रोटीन धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाए, प्रोटीन से हमारा फिर पॉलीपेप्टाइड्स में टूटा ट्रिप्सिन की उपस्थिति में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में वो भी है। तो जब ट्रिप्सिन अपना एक्शन करता है तो प्रोटीन हमारा टूट जाने के बाद किसमें चेंज हो जाता है, पॉलीपेप्टाइड में चेंज हो जाता है। मैंने कहा ना कि जितने भी एंजाइम्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, सारे एंजाइम होने की वजह से इसका नाम पड़ जाता है पर्टिकुलर साइट फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड। समझ में आई बातें, ये चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, ये अपने अंदर जितने भी चीज़ें होती है, जैसे पेप्टाइड हो गया, अब पेप्टाइड को अमीनो एसिड में भी कन्वर्ट करेगा। तो पेप्टाइड क्या करता है, पेप्टाइड ऐसा नहीं कि पेप्टाइडेज एंजाइम लगेगा तब अमीनो एसिड में चेंज होगा। और वहीं पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो तो आपको मिलेगा माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम जानते हो ना, अभी हमने बताया है माल्टोज वाला। अब माल्टेज जो स्टार्च कन्वर्ट होता है, अब ये माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज हमारा किस में चेंज हो जाता था, ग्लूकोज में चेंज हो जाता था। तो माल्टोज बदल गया माल्टोज किसमें, ग्लूकोज में। और सुक्रेज एंजाइम, देखो एज एंजाइम है, सुक्रेज काम करेगा किस पे, सुक्रोज पर। ये सुक्रोज बना देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा।
तो सुक्रोज किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, किसकी उपस्थिति में, सुक्रेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में। वहीं पर दोस्तों लैक्टेज एंजाइम है। लैक्टेज क्या करेगा, लैक्टोज को कहेगा बेटा मेरे पास लैक्टेज एंजाइम है और तुम परेशान मत हो, मैं लैक्टोज को ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद है ये सारी चीज़ें, तब जाके भोजन हमारा वहाँ अच्छे से डाइजेस्ट होता है। हम जान भी नहीं पाते, ये सब अपना काम कंटिन्यू करते रहते हैं। ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ देख लीजिए, मैंने कहा कि फूड इंटर हुआ थ्रू द माउथ, ओरल कैविटी में आया यानी माउथ में आया, टंग मिला उसके साथ टीथ मिला, दोनों ने अपना मैकेनिकल अपना केमिकल डाइजेशन शुरू किया। जो मैंने अभी समझाया बिल्कुल वही है। फायरिंग्स में उतर आया, क्योंकि फायरिंग्स एक वाल है जो कि कनेक्ट करता है ओरल से, ओरल कैविटी से, और एसोफेगस दोनों आपस में रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसी माउथ पे सैलिवरी ग्लैंड भी अपना सलाइवा छोड़ता था, जो कि फूड मॉइस्चर, इसमें टाइलिन एंजाइम यानी वही जो आपका था सैलिवरी माइलेज वाला मौजूद है। यहाँ पर ये भोजन हमारा पहुँच गया स्टमक में गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, जिसके अंदर एचसीएल, म्यूकस, पेप्सिन अभी सब बताया मैंने, सब मौजूद है। यहाँ पे होगा क्या, प्रोटीन का जो स्टार्टिंग होता है, डाइजेशन स्टार्टिंग ही यहीं से होता है, स्टमक से ही। तो ध्यान देना, ये यहाँ पे टूटा, फिर ये टूट करके स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम वाला भाग क्या करता है, ये फूड प्लस बाइल, ये दोनों यहाँ पर होते हैं, फूड और बाइल यहाँ पर मिक्स होते हैं और यहीं पर इमल्सिफिकेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा लीवर जो है, ये लीवर बाइल जूस छोड़ता है जो कि रेगुलेट करता है ब्लड शुगर को बॉडी में, और यहाँ से ये इकट्ठा हो जाता है गाल ब्लैडर में, यहीं पे स्टोर रहता है, और गाल ब्लैडर सीधा करके ड्यूडेनम में खुलता है। और पैनक्रियाज जो है पैनक्रियाटिक जूस को और साथ ही साथ इंसुलिन भी निकालता है, वो तो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए है, लेकिन ये पैनक्रियाज भी आ जाता है इसी ड्यूडेनम में। तो प्रश्न कई बार आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के किस भाग में आता है, तो वो आता है आपका ड्यूडेनम में, और यहीं पर इमल्सिफाइड भी होना शुरू हो जाता है। फिर जेजुनम में कूदा, जेजुनम इसका सेकंड पार्ट है जिसमें फूड एब्जॉर्ब होता है वाया द विलाई। विलाई क्या करता है, सरफेस ऑफ एरिया को बढ़ा देता है, जिससे डाइजेशन आसानी से हो जाता है। इलियम तीसरा पार्ट है, सिक्रीट करेगा इंटेस्टाइनल जूस को, और कंप्लीट डाइजेशन जो फूड होगा ये विलाई के द्वारा यहाँ पर आगे बढ़ा देगा। फिर ये आ जाएगा स्मॉल यानी लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले भाग में। सीकम क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा वाटर को और साल्ट को। प्रश्न ये ध्यान रखिएगा, सीकम का काम क्या है, एब्जॉर्ब करना वाटर और साल्ट को, और यहीं पर जो कोलन वाला भाग है ये भी एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स को। तो सीकम वाटर के साथ, साल्ट के साथ, वाटर और साल्ट, और हमारा कोलन क्या है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। फाइनली देखेंगे कोलन में आ जाएगा, और कोलन ने दिखा दिया कि एब्जॉर्ब कर रहा है मिनरल्स और वाटर को, और ये छोड़ देगा रेक्टम में। रेक्टम इस जो फूड डाइजेस्ट हो, जो कि अनडाइजेस्टेड, अब इसको होल्ड करेगा कुछ समय के लिए, और होल्ड करने के बाद फाइनली इसको रिलीज फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। क्या मामला क्लियर है बेटा? तो इतनी चीज़ें ध्यान से समझिए। चलिए इसका क्वेश्चन सॉल्व लीजिए, फिर आगे बता रहा हूँ। चलिए बेटा, अब इसमें कुछ और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने पेश हैं। लिखा है कि व्हाट डू यू मीन बाई द रिस्पिरेशन एंड टाइप्स। सबसे पहले तो जानना है कि रिस्पिरेशन सर है क्या, इसके टाइप्स को कैसे एक्सप्लेन करना है, ये तमाम चीज़ों को इस क्वेश्चंस में समझना है। जो कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, यानी कि इसमें बेटा बताइए सबसे पहले रिस्पिरेशन में क्या बताना है। सर इट इज़ ए बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम ब्रेक डाउन करते हैं या ब्रेकिंग करते हैं किसका, ग्लूकोज का। ये वही ग्लूकोज है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में जाना जाता है। एंड होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में ये ब्रेक डाउन होगा, साथ ही साथ ये टूटेगा और एनर्जी में, 3 चीज़ों में ब्रेक कर जाएगा। अब एनर्जी किस फॉर्म में होगा, एटीपी फॉर्म में होगा, जिसमें यानी हम कह सकते हैं ओवरऑल कि इसमें फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में होता है ऑक्सीजन का मुलाकात हो रहा है, और जब भोजन के साथ ऑक्सीजन मिलती है तो फिर उसको तोड़ने में पीछे नहीं हटती है, एटीपी निकलना शुरू हो जाती है। हालांकि एटीपी को मैं आपको बता देता हूँ कि एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, फास्फेट नंबर के आधार पर ये एडीपी में भी होता है और एएमपी भी होता है, ध्यान देना। यानी कि एडेनोसिन डाईफॉस्फेट, इसमें 2 फास्फेट है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसमें कितने फास्फेट है, 1 फास्फेट है। तो ऑन द प्रेजेंस या बेसिस ऑफ द फास्फेट इट कैन बी डिवाइड इन द एटीपी, एडीपी एंड एएमपी। ओवरऑल दिस इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी, जो ऑक्सीडेशन के दौरान बनी रहे। यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस जो होता है रिस्पिरेशन कहाँ से होता है, तो इनिशिएशन इसका होगा भैया साइटोप्लाज्म से।
एंड कंप्लीट दिस प्रोसेस इन द माइटोकांड्रिया। ये माइटोकांड्रिया में क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। लिखा है C6H12O6 जो कि ग्लूकोज होता है, जो कि 6 कार्बन का होता है। मैंने एक क्वेश्चन बना रखा है आपको, देखिए ग्लूकोज CO2 के साथ मिलता, O2 के साथ मिलता है, CO2 में, वाटर में, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द ATP के रूप में ब्रेक हो जाता है। समझ में आई? कितने टाइप के रिस्पिरेशन होते हैं, 2 तरीके के स्पेशल होते हैं, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक कहता है कि इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, जब कोई ऑर्गेनिज्म रिस्पिरेशन करे ऑक्सीजन की मौजूदगी में, शरीर के अंदर पाए जाने वाले फूड मटेरियल ब्रेक डाउन होते हैं, इन इजी फॉर्म में एनर्जी बनाए, इसको बोलते हैं एरोबिक। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरियाज है, ईस्ट है, जो बिना ऑक्सीजन के भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर जी सकते हैं, तो उसको कहा जाता है एनारोबिक। लेकिन क्या उसमें ATP उतने बनेगा, क्या उसमें इंड प्रोडक्ट सेम होगा? तो इसमें कुछ बदलाव होंगे। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, एरोबिक रिस्पायरेशन में बेटा क्या होता है कि इसमें हमारा ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का होता है, हम इसको क्या करवाते हैं, साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसको ब्रेक करवाते हैं। अब जान लीजिए, एक क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस, द कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज इनटू द पायरुवेट या पायरुविक एसिड इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोलिसिस विच अकर्ड इन द साइटोप्लाज्म। हो गया। अब जब यहाँ ग्लूकोज हमारा ग्लाइकोलिसिस हुआ, इसका साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की मौजूदगी में कन्वर्ट होगा किसमें, पायरुवेट में। कितने कार्बन का है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, समझिएगा। अब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा क्योंकि ये रुकने वाला है नहीं। अभी माइटोकांड्रिया में जाएगा, माइटोकांड्रिया में भी ऑक्सीजन क्या है, मौजूद ही होगा। यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे अब ये टूटेगा CO2 में, O2 में, एंड सबसे इंपॉर्टेंट हाउ मनी ATP, 38 ATP। ध्यान से रटिएगा, ये प्रश्न आते हैं कई मतलब ऑब्जेक्टिव में भी, तो 38 ATP आपको देखने को यहाँ मिल जाते हैं। अब आता है एनारोबिक, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बिना अपने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जी लेते हैं, जैसे ईस्ट में। इस वजह से, ध्यान देना, इस वजह से फॉर दैट रीजन एनारोबिक रिस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज द फर्मेंटेशन रिएक्शन, क्योंकि ईस्ट में जानते हैं कि फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है, तो इस वजह से उसी के नाम पे हमने रख दिया, इसका नाम क्या, फर्मेंटेशन रिएक्शन। क्या होता है इसमें, ग्लूकोज वही है हमारा 6 कार्बन वाला, टूटा, ग्लाइकोलिसिस हुआ, साइटोप्लाज्म में हुआ, पायरुवेट में चेंज हुआ, 3 कार्बन में। आगे क्या होगा, अब क्या होगा भैया, अब ये यहाँ माइटोकांड्रिया में भगा था, क्या यहाँ भागेगा? अरे भैया जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो क्यों माइटोकांड्रिया में जा रहे हो? हालांकि माइटोकांड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज वही ATP बनाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तब यहाँ पे जब कुछ ऐसी है ही नहीं तो परेशान नहीं होना है, ये साइटोप्लाज्म में चलेगा, एब्सेंस होगा ऑक्सीजन, और ये चेंज हो जाएगा हमारा किसमें, एथिल अल्कोहल में। C2H5OH के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे जो कि 2 कार्बन के होते हैं। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे चलेगा, बस यहाँ पे ATP कितना बनेगा, 2 बन जाएगा। ये है प्रोसेस। अब प्रश्न आता है, सर क्या ह्यूमन के अंदर भी एनारोबिक रिस्पायरेशन चल सकता है? ऑफ कोर्स चल सकता है, लेकिन वहाँ पे इन एब्सेंस ऑफ नहीं लगाएंगे, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन लगाएंगे, ऑक्सीजन की कमी से हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे वही ग्लूकोज है, ग्लाइकोलिसिस हुआ, पायरुवेट में बदला, अब साइटोप्लाज्म में हमारे शरीर में आ गया। हमें माइटोकांड्रिया में नहीं जाना है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ लिखा हमने, लैक ऑफ ऑक्सीजन। जैसे क्या होता है जब हमारे शरीर में ऐसा होगा तो हमें बनेगा C3H6O3, दिस इज द लैक्टिक एसिड जो कि 3 कार्बन का होता है, और ATP 2 बन ही जाएगा। अब प्रश्न आता है, सर ये कब बनता है? जब कभी कभी तुम दौड़ते भागते हो, रनिंग करते हो, या हार्ड वॉक करते हो, यानी कि आप एक्सरसाइज करते हो। जैसे मान लेते हो 2 किलोमीटर दौड़ना है, आप दौड़ते दौड़ते थक गए, अब आपका शरीर दर्द हो से बिल्कुल पड़े है, पीड़ा है, पीठ में दर्द है, पैर में दर्द है, आप बैठ जाना चाहते हो। क्यों ऐसा करते हो? क्योंकि जब आप दौड़ रहे थे ना तो उसमें आपके अंदर सांसें अच्छे से ली नहीं जा रही थी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी थी। तो एट दैट टाइम इन योर मसल्स देयर इज अ लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट, और वही लैक्टिक एसिड जब जम जाते हैं तो हमें थकना या थकाव महसूस होता है। एंड व्हेन यू गेट द रिलैक्स, दैट लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन इनटू द वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, फाइनली यू विल फील द रिलीफ, और फिर से आप दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो यानी हमारे में केवल लैक होता है ऑक्सीजन की, ना कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या क्लियर है यहाँ तक बात? एक क्वेश्चन और है बेटा, मेंशन द 3 काइंड ऑफ द सेल इन द ब्लड। ब्लड हमने कहा बॉडी में जो भी हमारे पास जो ये लिक्विड पड़ा हुआ है, एक प्लाज्मा है, एक हमारा ब्लड है। प्लाज्मा अपना काम अलग कर रहा है, लिक्विड हमारा जो ब्लड है इसमें क्या होता है, 3 सेल होते हैं, RBC, WBC और आपका EHA, ध्यान रखिएगा।
अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे जब ये प्रश्न आता है तो यहाँ से एक प्रश्न और आता है, ध्यान दीजिएगा कि सर ब्रीदिंग में और फिर रिस्पिरेशन में क्या अंतर है। सर रिस्पिरेशन तो ठीक है आपने कहा, तो देखिए रिस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, पता है, ये सेलुलर प्रोसेस भी है, सेलुलर रिस्पिरेशन भी कहा जाता है क्योंकि सेल के अंदर होता है। सर ब्रीदिंग में क्यों नहीं होता है? क्योंकि फिजिकल प्रोसेस बेटा, फिजिकल प्रोसेस का मतलब ये होगा कि इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन रिच फ्रॉम आउटसाइड एंड रिमूव क्या करते हो आप लोग, CO2 करते हो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना चाहते हो, तो दैट सिंपल प्रोसेस। O2 लेना, CO2 बाहर छोड़ना ब्रीदिंग कहलाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इसमें देखेंगे टेक प्लेस होगा बाय द माइटोकॉन्ड्रियल, यानी हम कहते हैं कुछ इसमें कुछ मैकेनिकल प्रोसेस होते हैं वहाँ पर होता है, लेकिन उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से रिस्पिरेशन में कि शरीर का हमारा जो सेल उसमें चलता है, उसमें एनर्जी रिस्पिरेशन में बनती है, लेकिन क्या ब्रीदिंग में बनेगी? तो ब्रीदिंग में काहे को रिस्पिरेशन, काहे की एनर्जी भैया? एंजाइम को इन्वॉल्व होता ही नहीं है ब्रीदिंग में, लेकिन भाई साहब में तगड़े इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सब ध्यान रखना, ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में डिफरेंस। देखो ये आपने बना दिया RBC जो कि बाइकॉन्केव से होता है, जो कि हीमोग्लोबिन को कैरी करता है, हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन को, बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन की जिम्मेदारी इसके पास है, जो कि 4.5 एंड 5.5 मिलियन पर क्यूबिक आप देख सकते हैं पाया जाता है हमारी बॉडी में। अब होता क्या है, ये आप देखेंगे WBC है, ल्यूकोसाइट होता है, जो कि इसको एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट तीनों नाम ध्यान रखिएगा। ल्यूकोसाइट एक बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में काम करता है कि कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी डिजीज अगर आता है शरीर में फॉरेन पार्टिकल, तो उससे लड़ने में सक्षम है वाइट ब्लड सेल, समझ में आया। फिर देखेंगे प्लेटलेट सेल, प्लेटलेट जानते हैं कि बॉडी में खून को थक्का जमाने में निक्लॉटिंग ऑफ ब्लड करवाता है, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोब्लास्ट, थ्रोम्बोब्लास्ट हो जाता है। ये थ्रोम्बोब्लास्ट क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है, फिर वो कैसे वहाँ पर कैल्शियम जिम्मेदार। अच्छा, बॉडी में क्लॉट करने के लिए अगर आयन पूछे कैल्शियम बताओ, विटामिन पूछे विटामिन के बताओ, एंजाइम पूछे तो आप क्या बताएंगे, फाइब्रिनोजिन बताएंगे, और एंटी कोगुलेंट एंजाइम कौन सा है, तो हिपेरिन बनाना। अलग अलग एंजाइम जरूर दिमाग में इसको रख लीजिएगा। कैल्शियम का बहुत बड़ा योगदान होता है, ध्यान दीजिए ना, कैल्शियम के ब्लडिंग क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, फाइब्रिन नहीं बनेगा। अब देखो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, आपको मैंने ह्यूमन हार्ट बना के दिखाया भी है, थोड़ा अपने स्तर से हमने कोशिश किया जब मैंने बनाया इसमें रफली। फिर इसमें देख लीजिए किस तरह से मैंने यहाँ पर नाम भी दे दिया है। ये वाला भाग सुपीरियर वेना क्या हुआ होता है, जो बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करने का काम करता है। ये पल्मोनरी वेन्स होता है, यहाँ से ये सब एओर्टा वाला भाग निकल कर दिखाया गया, और ये जो ब्लड दिखाया गया उस साइड में पल्मोनरी आर्टरीज है, ठीक है ना। हालांकि आर्टरीज ही एक ऐसी वाल है दोस्तों जो ब्लड डायरेक्ट हार्ट के द्वारा जब पंप किया जाता है तो यही कैच कर लेती है, बिकॉज आर्टरीज की वाल काफ़ी थिक होती है, इस वजह से लेते, ना कि वेन्स, कैपिलरीज, ये सब पतली वाल होती हैं। और ये हमारा जो हार्ट होता है ना, ये एक डबल मेम्ब्रेन कवरिंग से घिरा रहता है, जिसको आप बोलते क्या हो, पेरिकार्डियम कहते हो। हालांकि इसके अंदर जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स यानी जो भी लिक्विड्स पड़े होते हैं, वो लिक्विड्स कहीं ना कहीं पेरिकार्डियम जो रहता है वो हमको प्रोटेक्ट करता है बाहर के इंजरीज से या किसी प्रकार के तकलीफ़ों से। 4 चैम्बर में बटे होते हैं, 2 आर्टियम 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, और ये बॉडी में मौजूद रहता है, खून को आसानी से क्या करता है, पंप करने का काम करता है। एक ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी में कभी रिलैक्स नहीं करता है, यानी रेस्टलेस होता है, यूज इन द पंपिंग ऑफ द ब्लड करता है। तो ये अपना चलता रहता है। एंड इस प्रकार से देखेंगे अलग अलग इसमें लेयर्स होते हैं। बाइकैप्सूल लेयर अभी मैंने आपको बताया था, ऐसा ट्राइकैप्सूल लेयर हो जाएगा, सेमीलूनर होते हैं, तो अलग अलग इसमें वाल्व होते हैं ताकि ये खून हमारा गो बैक ना हो पाए, दोबारा वापस वहीं पर ना जा पाए। क्योंकि बॉडी में 2 प्रकार के ब्लड होता है, एक होता है हमारा कौन सा, एक होता है ऑक्सीजनेटेड रिच ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड रिच द कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये हमारा कोरोनरी आर्टरीज होता है। कोरोनरी आर्टरीज एक होता है जो हार्ट को ला करके सारा का सारा फूड ऑक्सीजन सब सप्लाई करता है, इसीलिए कोरोनरी आर्टरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सेप्टा है जो दोनों को डिवाइड करता है। ये आपका राइट वेंट्रिकल दिखाया गया है, और ये इन्फीरियर वेना किया हुआ है जो खून को लोअर पार्ट से ब्लड को क्या करता है, कैरी करने का काम करता है। इसमें देखेंगे लिस्ट द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लंग्स विच मेक इट इफिशियंट रेस्पिरेटरी सरफेस। आखिर लंग्स ही क्यों मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में, ऐसा कोई 3 कारण बताओ। तो मैंने कहा पहला थिन वाल, उसकी वाल काफ़ी पतली है क्योंकि क्विकली एक्सचेंज ऑफ गैस हो जाता है। जिसकी वाल पतली रहेगी उसमें क्विक जाएगा, यानी CO2 और O2 का ट्रांसफ्यूजन बहुत तगड़े से होने वाला है। सेकेंड, लार्ज सरफेस एरिया है, एल्विलाई हेल्प करता है टू इंक्रीज द सरफेस फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ O2। जब लार्ज सरफेस एरिया होता है तो ऑक्सीजन को अच्छे से पिकअप कर पाओगे आप, तो ये चीज़ इसमें क्वालिटी है। फिर गुड ब्लड सप्लाई होता है। एल्विलाई जो होता है इसमें पाया जाता है जो कि लार्ज कैपिलरीज है, बहुत कैपिलरी बहुत होती है, और जो कैपिलरी ज़्यादा है तो मोर फ्लो ऑफ द ब्लड होगा, तो ब्लड होगा तो जाहिर सी बात है कि एक्सचेंजिंग में क्या होगा, आसानी होगी। समझ में आया? चलिए इसमें शॉर्ट लीजिए, फटाक दे।
चलिए भैया, अब इसमें और भी जैसे जैसे आप क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है बेटा, जैसे जैसे थोड़े हार्ड क्वेश्चंस आपके सामने देखने को मिल रहे हैं और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी बढ़ता जा रहा होगा। अब हम बात करेंगे डिफाइन द एक्सक्रीटरी सिस्टम्स इन ह्यूमन। ह्यूमन में क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे वेस्ट बनते हैं, उस वेस्ट को अगर बॉडी में एक्यूमुलेट किया जाएगा तो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो समय समय पर उस चीज़ को, वेस्ट को क्या करना, बाहर निकाल देना होता है। यानी कि द रिमूवल ऑफ द एक्सक्रीटरी मटेरियल जो भी बन रहे हैं उसको हम किसी तरह से उसको प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने की प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। सिंपल प्रोसेस हो गया। जो ऑर्गन जिम्मेदार है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। समझ में आया ना। जैसे सफाई कर्मी आता है तो सफाई कर्मी क्या करता है, आता है घर में जो भी प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को सफाई करता है, तो वो प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो निकला है, और सफाई कर्मी जो आता है वो उसको पकड़ता है। तो यानी वो ऐसा ऑर्गन है जो उठा उठा के चीज़ों को क्या करता है, ले जाता है, और जब वो लेकर प्रोडक्ट को वो ऑर्गन चला जाता है तो उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। ऐसे ये समझिएगा। अब होगा क्या इसमें, एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे बॉडी में, जैसे स्पेशली तो आप जानते हैं लंग्स ही होगा जो शरीर से CO2 और O2 को एक्सचेंज करने में मदद करता है। किडनी स्पेशली है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड वाला जो है वो तो ज़रूरी ही है। स्किन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बहुत सारे ऐसे सेवेशियस ग्लैंड मौजूद हैं जो शरीर से स्वीट ग्लैंड निकालता है। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो शरीर से, अपने उस ऑर्गन से पर्टिकुलरली अलग अलग प्रोडक्ट्स को जो कि वेस्ट होते हैं उसको शरीर से निकालने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। समझ में आया ना। अब हम समझेंगे इसको। हालांकि वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर हम लोग ह्यूमन पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन में बताएं कि हम लोगों में क्या होता है, एक पेयर किडनी होता है बेटा, 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ द यूरेटर, यूरेनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है जिसे ओपन होता है। ये रेडिश ब्राउन कलर का होगा जो विंग शेप का होता है, बैक साइड पे होगा, हमेशा पीछे साइड में होगा, ध्यान रखिएगा। और ये जो कैसे कवर रहता है तो प्रोटेक्ट होता है बाय द लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब। जो हमारे शरीर में वो जोड़े पेयर पाए जाते हैं वो पेयर में जो दूसरा 2 जोड़े जो लास्ट वाले होते हैं वो कवर करते हैं, यानी रिब कवर करता है किसको, इसको। राइट किडनी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा स्लाइटली लोअर होता है, नीचे धंसा रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि वहाँ पर लीवर मौजूद है, तो लीवर की वजह से राइट किडनी थोड़ा सा नीचे रहता है और लेफ्ट वाला हल्का सा ऊपर रहता है। तो ध्यान देना इस बात को, कॉन्सेप्चुअल दिमाग से इसको पढ़ लीजिएगा। रीनल आर्टरीज किडनी को अच्छी चीज़ें जो ला करके छोड़ता है, O2 वगैरह, न्यूट्रिशन वगैरह और अच्छी चीज़ें ला करके उसको देता है, प्योर ब्लड लाता है, लेकिन उसको वापस ले जाता है कौन, तो रीनल वेन्स। तो रीनल वेन्स क्या करता है, शरीर से किडनी से जो भी वेस्ट होते हैं उस वेस्ट को निकालने में, बाहर ले जाने में मदद करता है। अब यूनिट क्या है किडनी की, तो नेफ्रॉन होता है जो कि मिलियंस ऑफ ईच किडनी इज मेड अप बाय द मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन, बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो हमारा जो नेफ्रॉन होता है बेटा, ये नेफ्रॉन जान लीजिएगा कि किससे बना होता है, मालपिगियन ट्यूब्यूल से बना होता है, और किससे बना होता है, नेफ्रिक ट्यूब्यूल से बना होता है, यानी ट्यूब्यूल्स और मालपिगियन। ध्यान दीजिएगा, मालपिगियन जो कैप्सूल होता है ये स्पेशली किस चीज़ से होता है, तो बोमन कैप्सूल होता है, और उसी बोमन कैप्सूल जो रिंच नुमा कप नुमा होगा, ये बनाया है मैंने, ये बोमन कैप्सूल है, उसी के अंदर भरा रहता है ये बहुत सारे गुच्छे में ब्लड कैपिलरीज जो होते हैं, वेसल्स पड़े रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, वहीं से फिल्ट्रेशन होगा। तो ये हाँ, ये हो गया हमारा, यानी हमारा जो नेफ्रॉन है पहले तो मालपिगियन ट्यूब्यूल से बटा और एक ट्यूब्यूल से बटेगा। अब कौन है ये, नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स, जो इसमें क्या होता है, PCT है और DCT है। PCT एंड DCT है जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होता है, और DCT क्या होता है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होता है, जो कि आप पढ़ेंगे इसको। द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन फिजियोलॉजिकली कैसे उसका फॉर्म होता है, वो चीज़ों में इसको देखा जाता है कि कैसे वो हैंडे लूप्स का फॉर्मेशन होता है, तो वो आएगा, बताया जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है जनरली समझने के लिए, ये देख सकते हैं आपको 1 पेयर ऑफ किडनी दिखाया गया है, और ये किस तरह से किडनी है, ये राइट वाला वेंट्रिकल्स होता है, ये राइट आर्टिकल्स है, और ये जो यूरेटर से आया है ये पूरा हमारा क्या है, ये यूरेटर वाला पार्ट है। ये छान करके ब्लड खून वो उसको यूरिन को किडनी से छान करके लाता है, कहाँ छोड़ता है, इस कप में रखता है। ये कप नहीं है, ये ब्लैडर है, पाउच है, बैग है, थैला है, जो यूरिन को लंबे समय तक स्टोर करने में मदद करता है। एंड फाइनली जो ओपन होता है किससे, यूरेथ्रा से ओपन होता है। समझ में आई बात यहाँ तक।
फिर देखेंगे ये मैंने जो कप लाइक स्ट्रक्चर्स आपके सामने शो किया दोस्तों, ये क्या बताता है, ये बताता है कि हाँ ये जो हमारा माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होता है यानी माल्पिगियन कैप्सूल होता है क्या, तो देख लीजिए रिंच नुमा होता है, जिसके अंतर्गत ये देखेंगे इसमें बहुत सारे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ द ब्लड कैपिलरीज पड़े होते हैं, जिसका नाम क्या होता है, तो इसी का नाम होता है ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ये देखिए ग्लोमेरुलस है, और इसके पास कुछ ब्लड लाती हैं जो एफरेंट कहा जाता है, एफरेंट आर्टियोल्स होती हैं, और कुछ इसके ले जाती हैं जिसको बोलते हैं इफरेंट आर्टियोल्स ले जाती हैं, एफरेंट लाती हैं, इफरेंट ले जाती हैं, समझिए इसको। ये हमारा क्या होता है, तो ये पूरा बोमेन कैप्सूल होता है जिसमें ग्लोमेरुलस दिखाई पड़ता है। ये वाला जो भाग यहाँ है ये क्या करता है, ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट करता है, ये छन करके आगे बढ़ाता है। ये आपने देख लिया, पूरी बातें क्लियर है यहाँ तक। थोड़ा सा मैंने इंटरनली किडनी को दिखाया जिसमें मैं चाहता था कि मेडुला और कॉर्टेक्स देख लीजिए, तो देखिए मेडुला अंदर वाला भाग दिखाई पड़ा, कॉर्टेक्स बाहर वाला दिखाई पड़ता है। इसी में बहुत सारे आपके सामने क्या होते हैं, ये ग्लोमेरुलस वाला भाग दिखाई पड़ता है, ये रीनल वेन्स होता है, ये रीनल आर्टरीज होती है, और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं यूरेटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग ले जाने का काम करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई पड़ रहा होगा। क्या ये बातें यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। कुछ इसमें स्पेशल क्वेश्चन मैंने लिखा, ये जरूर पढ़िएगा, जैसे कि फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा, वो गार्ड सेल पढ़ लेना, स्टोमेटा पढ़ लेना, कैसे वो कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग को गार्ड सेल, ये समय एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे करवाता है, ये सारी चीज़ें ध्यान देना। एंड डबल सर्कुलेशन देख लेना कि हमारा जो हार्ट होता है कैसे 2 बार सर्कुलेट करता है ब्लड को, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ द न्यूरॉन। देखिए वहाँ पर नेफ्रॉन देखिए, ये न्यूरॉन है। आप जानते हो कि खोपड़ी में बहुत न्यूरॉन भरा पड़ा है, और जिसकी बॉडी में न्यूरॉन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जितने ज़्यादा होती है हम कहते हैं वो व्यक्ति उतना जीनियस होता है, समझिएगा। तो अगर आप बनना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बिकम अ जीनियस पर्सन, अ जीनियस स्टूडेंट, देन यू शुड बी चेकअप हाउ मच न्यूरॉन्स इन योर बॉडी, इन योर ब्रेन। ऐसे ही जैसे ही आप आइंस्टीन में पढ़ेंगे तो आइंस्टीन को पता लगा कि यार ये कितना जीनियस कैसे है, तो पता लगा उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स भरे हुए थे, जो हम सोच नहीं पाते तो वो खींच के ले आता था। तो ये चीज़ें थी, कहने के न्यूरॉन्स की क्वालिटी बता दी कि आपका टैलेंट कैसा होगा। तो ये देखिएगा, यानी कि हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारे शरीर में अलग अलग सूचनाओं को यहाँ से वहाँ तक इन्फॉर्मेशन को ले जाता है, हमारे शरीर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी जिसके हाथ में होता है, ये हमारा क्या नर्वस सिस्टम होता है। हालांकि पौधों में किसी प्रकार का नर्वस सिस्टम होता नहीं है, लेकिन उसमें पाया जाता है हार्मोन्स होते हैं, वो आगे बताएंगे क्या होता है, कैसे पाए जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है उसकी यूनिट क्या है, न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं, मैंने बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं ये 2 भाग में बटे हैं। सेल बॉडी है, ये नीचे लाइन जो चला है वो एक्सॉन कहलाता है, और ये डेंड्राइट्स, ठीक है। देखिए ये जो गोल गोल आपको कटोरी नुमा दिख रहा है दोस्तों, ये सेल बॉडी कहलाती है, इसी को साइटोन कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है, ये जो माइन्यूट फाइबर तार नुमा निकला इसको डेंड्रॉन्स कहते हैं, और इसी के अंदर बहुत सारे निसल्स पार्टिकल पाए जाते हैं, जो निसल्स ने डिस्कवर किया था, और ये न्यूक्लियस पाया जाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन। डेंड्रॉन्स क्या होता है, एक जगह है जिसके ऊपर डेंड्राइट्स क्या होता है, निकले रहते हैं, तो ये निकला है। ये जो लाइन चली है इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। उसकी कई सारी लेयर हैं, जैसे एक्सोलिमा लेयर पाई जाती है, एक होता है माइलिन, इसमें माइलिन नोड पाया जाता है, माइलिन शीथ भी कहते हैं, ध्यान देना, ठीक है। और इसमें दूसरा क्या होता है, न्यूरोलिमा। तो एक्सोलिमा, न्यूरोलिमा एंड माइलिन शीथ, ये चीज़ इसमें दिखाई पड़ता है। और ये जो बीच में गड्ढे दिखाई पड़ते हैं, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं नोड ऑफ रानबीर कहा जाता है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया बातें? अब एक चीज़ इसमें और समझा देता हूँ, कितने टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं, तो स्पेशली 2 टाइप्स होते हैं, लेकिन मैं तीनों का नाम बताया। 3 होते हैं, देखो। एक आता है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है कि बॉडी के सेंस ऑर्गन से जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं ब्रेन तक पहुंच जाती है। तो यानी हमारा जो सेंसरी ऑर्गन होता है, वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन जब निकलती है, टारगेट ऑर्गन जिसको सेंसरी ऑर्गन कहते हैं, तो सेंसरी ऑर्गन जब कोई इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक ले जाता है तो उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन्स मतलब होता है कि जब हमारा ब्रेन किसी टारगेट ऑर्गन या किसी अंग तक ले जाता है, सूचना भेजता है, तो ऐसे को बोलते हैं क्या, मोटर न्यूरॉन कहते हैं। एंड व्हेन द इंफॉर्मेशन ट्रांसलोकेटेड बिटवीन द सेंसरी एंड द मोटर न्यूरॉन्स ड्यू टू जस्ट बिकॉज ऑफ द रिले न्यूरॉन, तो रिले न्यूरॉन इन दोनों के बीच में ट्रांसफ़र करवाने का काम करता है। समझ में आई बातें? तो ये आप हो गया। ये लास्ट वाला देख लीजिए, एक्सॉन का टर्मिनल है जिसमें मसल्स दिखाया गया है, ठीक है। अब देखिए
डिफाइन द स्टिमुलस एंड रिसेप्टर। आप जान लीजिए कि स्टिमुलस वो चीज़ होता है जैसे जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी में चेंज कर लें। जैसे अभी ठंडी है तो हम जैकेट में आ गए हैं, गर्मी होती तो टी शर्ट में आते हैं। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, यानी वो हमारे लिए एज ए स्टिमुलस है, और स्टिमुलस के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी रिसेप्टर है। हमारी स्किन एक जो रिसेप्टर है, और रिसेप्टर उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, ढालती है अपने आप को। तो यानी बाहर की कोई भी ऐसी केमिकल जो हमारी बॉडी को इन्फ्लुएंस करती, प्रभावित कर देती है, एंड वी कैन जस्ट चेंज आवर बॉडी अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस। जैसे हमारा आँख में रिसेप्टर लगा है, और आँख रिसेप्टर किसके प्रति, उसके लिए स्टिमुलस कौन होगा, तो लाइट होगी। अगर आँख में तुम लाइट खूब तेजी से मारोगे तो हम आँख को ऐसे कर लेंगे, कर लिया ना, क्योंकि आँख में क्या है, रिसेप्टर पड़ा हुआ है, किसके प्रति वो एक्टिवेट करता है, लाइट के प्रति। अब तुम दूर से कहीं आग जल रहा है उसको हम देख रहे हैं तो क्या आँख बंद करेंगे? नहीं बंद करेंगे, क्योंकि वो रिसेप्टर हमारा जो आँख में है वो उसके प्रति एक्टिवेट नहीं है, वो हमारा आँख का रिसेप्टर, उसका स्टिमुलस लाइट ही होगा। तो यानी ऐसे अलग अलग, जैसे स्किन है, अब स्किन गर्म है, अगर कोई गर्म चीज़ लगा दी जाएगी तो तड़प तड़प के मर जाओगे। तो ये जो हो रहा है ये क्यों? क्योंकि स्किन में जो लगा है रिसेप्टर, उसका स्टिमुलस टेम्परेचर हो गया। ये समझ रहे हो ना? तो ये हमारा स्टिमुलस और रिसेप्टर होता है, कैसे दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं ये आपको बता दिया मैंने। थोड़ा सा मैंने एक फ्लो चार्ट दिखाया है। स्टिमुलस है, ये इसको गया रिसेप्टर के पास, रिसेप्टर जो भी आएगा, रिसेप्टर हमारे बॉडी में घुसा, जैसे मान लो ये स्टिमुलस मतलब अपना टेम्परेचर ले लिया, ये रिसेप्टर मैंने हमने स्किन ले लिया। थोड़ा और अच्छा समझा देना चाहता हूँ, स्किन में आ गया। अब जब ये जाता है तो ये हमारे सेंसरी न्यूरॉन में जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन में जाएगा। सेंसरी न्यूरॉन में देखिए यही डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन तक जाता रहेगा। ये पूरा प्रोसेस है जो सेंसरी न्यूरॉन के अंतर्गत आ गया। यहाँ से मैसेज आ गया सिनेप्स। सिनेप्स एक ऐसी जगह जो दो न्यूरॉनों के बीच के जगह को बोलते हैं सिनेप्स कहते हैं, और यहाँ पर सिनेप्स इन सीएनएस में चला गया, यानी ब्रेन वाला यहाँ पे आ गया, और इसने भेज दिया, फिर डेंड्राइट्स के पास पहुँचा, और डेंड्राइट ने सेल बॉडी को दिया, सेल बॉडी ने एक्सॉन को दे दिया, और एक्सॉन फिर जाती है जहाँ पर बॉडी में इफेक्ट आर्गन होगा, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन को क्या करती है, पहुँचा देती है। तो ये जो वापस जो रिवर्स प्रोसेस दिखाएगा ये मोटर न्यूरॉन्स की है। तो क्या ये बातें क्लियर है बेटा? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। चलिए बेटा, अब इसमें और ज़बरदस्त क्वेश्चन भी लीजिए। मैंने कहा ना कि क्वेश्चन जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आपको उस क्वेश्चन का लेवल तगड़ा भी मिलेगा। और ये आप, मैं फिर गारंटी के साथ आपसे कह रहा हूँ, ये बात लिख लीजिए किसी पेज और कॉपी पे, पेन उठाइए, पेज उठाइए, लिखिए इसको। ये क्वेश्चन यहाँ से आना बिल्कुल निश्चित है, ये वही पेपर है जो बोर्ड में आना है। मैं इस बात को चैलेंज कर रहा हूँ आपके सामने, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। खूब ईमानदारी से पढ़िए, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, क्योंकि प्रश्न बहुत मिलेंगे यहाँ से, मैं बता दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन है कि डिफाइन द रिफ्लेक्स एक्शन विद एग्जाम्पल। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, 2 चीज़ ध्यान रखना, मैं समझा दे रहा हूँ इसी समय कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, आर्क क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल से आ रहे हो, ठीक है, आप भूखे बहुत हो, आप सीधा छलांग लगा दिए किचन में, माता जी किचन में ही थी, अभी तुरंत खाना पीना बना करके बगल में ही थी, रोटी वोटी बना के रखा था आपके लिए। आप आए, तावा रखा हुआ था जिस पर रोटी सेका जाता है, और आपने गलती से ध्यान नहीं दिया और तावे पे हाथ रख दिया। अब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे वाह, ऐसा तो बोलना होगा नहीं, आप तुरंत झटाम से हाथ ऐसे उठाओगे। क्यों? क्योंकि तावा क्या है, गर्म है। हमारा हाथ क्या है, एक रिसेप्टर है, स्किन। तावा गर्म है, वो स्टिमुलस है, वो स्टिमुलस ये रिसेप्टर दोनों का कांटेक्ट हुआ, इनकाउंटर हुआ, आपने हाथ ही उठाया। तो जो आपने अचानक उठा दिया, वहाँ तावे से लगा के यहाँ तक का जो स्टेज बना, जो ये फिगर बना है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और जो आपने अचानक सा काम किया है, दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर है मामला? चलिए आगे देखिए, मैं बताता हूँ कुछ चीज़ें कि रिफ्लेक्स एक्शन को कैसे एग्जाम्पल के थ्रू। अनकॉन्शियस ऑटोमेटिक इन्वॉल्वेंट्रीज रिस्पॉन्स ऑफ इफेक्टर। हमारे इफेक्टर में किसी प्रकार का अपने आप जो रिस्पॉन्स हो रहा है, यानी हमारा छेड़छाड़ उस पर कुछ नहीं है, इन्वॉलंटरी मसल्स काम कर रही है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे कि मसल्स में ग्लैंड्स में हो सकता है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? तो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा है। ध्यान देना, देखिए हार्ट का बीट रोक पाओगे? कभी नहीं। रिमूव हैंड फ्रॉम द हार्ट, अभी जो मैंने बताया तावा वाला। स्नीजिंग करना रोक पाते हो? नहीं कर पाते हो। आँख की पिपल्स को चेंज करना, बदलते रहते हो, ये सब चीज़ें वी हैव नो पावर टू कंट्रोल इट, सो दैट इज अंडर द रिफ्लेक्स एक्शन। जो फिगर बनाया रिफ्लेक्स आर्क। राइट द एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द ट्रॉपिक मूवमेंट। जैसे पॉजिटिव क्या होता है, पहले जान लीजिए कि ये क्या होता है ट्रोपिज्म। देखिए ट्रोपिज्म क्या होता है? एक एक्टिविटी है, एक एक्शन होता है। जैसे क्या होता है कि जैसे कुछ एक्शन पौधे के अंदर क्या होता है कि
बाहर से जो उनको स्टिमुलस मिलता है उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। बस यही समझिए, बाहर से मिलने वाले स्टिमुलस के अकॉर्डिंग जब पौधा काम करे, कुछ उसके अंग उसके विपरीत चले जाते हैं, जो उसके अकॉर्डिंग ना जाएं तो वो नेस्टिस कहलाते हैं, उसके काम साथ में चलें उसको ट्रॉपिज्म कहते हैं। लाइट आ रही है तो लाइट की दिशा में डायरेक्शन में प्लांट का पार्ट मुड़ जाना। सनफ्लावर देखो जिधर सूर्य देखता है उधर ही घूम जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए रिसेप्टर है, ये हमारा स्टिमुलस है, और तुरंत उसको देख करके हमारा रिसेप्टर जो पौधा है वो रिसेप्टर के रूप में अपने स्टिमुलस को देख करके घूम जाता है। तो ये क्या होता है, चेंज हो जाना अकॉर्डिंग टू द बाहर से जो मिल रहे उसको उसके डायरेक्शन में काम करना। तो ऐसे होता है, कुछ है जैसे पॉजिटिव क्या होता है, अगर उसके दिशा में है तो पॉजिटिव है, उसके अगेंस्ट हो तो नेगेटिव माने जाओगे। देखिए फोटोट्रोपिज्म, फोटो माने लाइट, फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शूट ग्रोइंग द टुवर्ड द लाइट, शूट हमेशा लाइट की दिशा में ग्रो करे। नेगेटिव अगर बात करोगे तो शूट की दिशा में नहीं जाना है, यानी कि लाइट जिधर उधर मत जाओ। जैसे कि रूट तो नीचे जा रहा है ना और लाइट ऊपर आ रही है, तो ये अपोजिट है, तो नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म आपने पढ़ा ग्रेविटी, जियोट्रोपिज्म मतलब ग्रेविटी से ध्यान रखिएगा, धरती अर्थ, तो रूट हमेशा ग्रो करता है टुवर्ड द अर्थ, पृथ्वी की तरफ जाता है, तो हमारा पॉजिटिव है। नेगेटिव में कौन आ जाएगा, शूट, क्योंकि शूट ऊपर जाता है और ग्रेविटी की तरफ जो ट्रोपिज्म लग रहा है वो नीचे लग रहा है, नेगेटिव हो गया। हाइड्रोट्रोपिज्म ने पानी, रूट हमेशा कहाँ ग्रो करता है, टुवर्ड द सोर्स ऑफ वाटर, पानी हमेशा पानी की तरफ डायरेक्शन में ग्रो करेगा, तो हमारे लिए पॉजिटिव है। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे कीमोट्रोपिज्म क्या है, जो केमिकल के प्रति एक्टिवेट हो जाए, उसकी तरफ डायरेक्शन में मूव करता हो। जैसे कि देखिए ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब टुवर्ड द ओव्यूल्स, हमेशा पॉलन ट्यूब ओव्यूल्स की दिशा में ही जाना पसंद करेगा, क्योंकि वहीं पर उसको फ्यूज करना है। बस सिंपल समझ लीजिए ये कीमोट्रोपिज्म हो गया। मैं और एग्जाम्पल बताता हूँ। आप खेत होगा, पानी चलाते हो, पानी चलाने के बाद उसमें खाद डालते हो, फर्टिलाइजर यूरिया छींटते हो, NPK डालते हो, तो जब ये खाद वगैरह डालते हो, जिस क्षेत्र में जिस एरिया में वो खाद नहीं पहुंचता है, वहाँ की जो ग्रोथ होती, प्रोडक्टिविटी जो होती है, उसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है वो भी धीरे धीरे डिमिनिश हो जाता है, उतना बेहतर ग्रो नहीं करता जितने पे ये सारे फर्टिलाइजर आपने क्या किया था, डाला था। तो ये क्या है, केमिकल के प्रति एक्टिवेट होना, यानी केमिकल के प्रति जो काम कर रहा है उसके दिशा में, वो हमारा कीमोट्रोपिज्म होता है। लाइक देखिए अगला क्वेश्चन, स्टेट द प्लांट हार्मोन्स, कुछ प्लांट हार्मोन्स के नाम तो जानो। अभी मैंने कहा प्लांट में नर्वस सिस्टम है ही नहीं मुन्ना, तो प्लांट कैसे समझेगा कि हाँ मुझे इधर जाना कि उधर जाना, कि मुझे ये छूना है, कि जलेंगे कि थकेंगे कि मरेंगे कि बचेंगे, कौन बताएगा पौधे को। तो पौधा कहता है घबराओ नहीं बेटा, मैं तुम्हारे अंदर नर्वस सिस्टम तो नहीं दे पा रहा हूँ। ईश्वर ने कहा बेटा प्लांट मैंने नर्वस सिस्टम तो नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर कुछ केमिकल दे देता हूँ। उस केमिकल बहुत ही स्मॉल अमाउंट में निकालूंगा, लेकिन वही स्मॉल अमाउंट पूरे पौधे को कंट्रोल करेगा। तो वो कौन है, वो पौधे को जो कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है, उस केमिकल का नाम है हार्मोन्स। उस हार्मोन्स के आधार पर जैसे ऑक्सीजन हार्मोन्स मूवमेंट ऑफ द प्लांट ग्रोथ करता है, इंक्रीज करता है सेल साइज में। जिब्रेलिन हार्मोन्स क्या करता है, स्टिमुलेट करता है स्टेम के एलोंगेशन को और एक्सपेंशन ऑफ द लीफ करता है। साइटोकाइनिन आप देख लीजिए ग्रोथ करता है सेल डिवीजन, जहाँ सेल डिवीजन ज़्यादा होगा वहाँ पर जिब्रेलिन पाया जाएगा। लिख लो, एक क्वेश्चन आया है अभी मैंने देखा है, ये क्वेश्चन आप कई मरतबा पिछले मरतबा भी आया, तो ध्यान दीजिएगा इसको। जिब्रेलिन का ये खेल हो जाता है। फिर देखेंगे साइटोकाइनिन आपने सेल डिवीजन में बता दिया है कि कैसे न्यू लीफ का फॉर्मेशन करता है, क्लोरोप्लास्ट लीफ में भी यही डेवलप कराता है। इथाइलिन, अब इथाइलिन एक मात्र ऐसा हार्मोन है जो गैस अवस्था में होता है, गैसेस स्टेज में पाया जाने वाला मात्र एक हार्मोन, दैट इज कॉल्ड द इथाइलिन, जो कि हेल्प करता है फॉर द रैपनिंग ऑफ द फूड, फ्रूट को यानी फल को पकने में मदद करता है। फिर देखेंगे एब्सिसिक एसिड होता है जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स होता है। पौधे के अंदर कितनी ज़्यादा स्ट्रेस क्यों ना जाए, टेम्परेचर बहुत है पौधा मरेगा नहीं, स्ट्रेस सहने की क्षमता वाला हार्मोन्स है एब्सिसिक एसिड। पानी कम है पौधा मर जाएगा, नहीं मरेगा, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेस को सहने की ताकत देने वाला हार्मोन्स मौजूद है, एब्सिसिक एसिड। तो ये जितने प्रकार की चीज़ें आप देख रहे हैं, इनहिबिटिंग ग्रोथ ये करता है, और जर्मिनेशन ऑफ सीड करने में भी बहुत बड़ी भूमिका है बाबूजी का एब्सिसिक एसिड का। क्लियर है मामला यहाँ तक? चलिए आगे देखिए। राइट द इंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स एंड वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, ये प्रश्न निश्चित आना ही आना है बेटा। थायराइड ग्लैंड पहला देखो, थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकालेगा, कहाँ पर होता है, ये नेक रीजन पर है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकालेगा जो क्या करेगा, टेम्परेचर को मैनेज करेगा, सेलुलर रिस्पायरेशन में या सेलुलर ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। ये शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ को भी मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। और अगर ये ना निकले, चूँकि आयोडीन की मात्रा से ही कार्यक्रम में हो रहा है, बॉडी में अगर आयोडीन आपके नहीं है तो जान लीजिए, यानी अगर ये थायरॉक्सिन नहीं निकलेगा, क्योंकि इसको एक्टिवेट करना आयोडीन होगा, आयोडीन ज़्यादा है तो ये बड़ा भी हो जाएगा, आप देखेंगे। तो ये क्या करेगा, थायराइड क्या करेगा, ग्वाइटर जैसे रोग को भी काज करता है, ये ऐसे डिसऑर्डर हो जाएंगे, ये हमारा एरिया स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, जिससे बड़ी पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। तो ये ग्वाइटर डिजीज़ हो जाता है व्हेन द थायरॉक्सिन हार्मोन्स इज द लेस इन अमाउंट।
फिर देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड्स, भैया एड्रेनलिन करो या मरो, करो या भागो, कहते हैं ना मरो या मारो, ऐसे हार्मोन्स है, ये डू एंड डाई हार्मोन्स है। ये निकल गया पेयर ऑफ किडनी के, किडनिया के ऊपर बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे एक जोड़े में पड़े रहते हैं जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन नाम के दो हार्मोन्स निकालते हैं। दोनों का काम होता है सेम, इमोशन, फियर, एंगर, हार्ट बीट और रेस्पिरेशन, ये करवाने में ये लोग मदद करते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब ये एड्रेनलिन हार्मोन जब ब्लड में निकलता है ना, जैसे मान लो कि आप पट्टी उट्टी बंधा है, पैरों टूटा उटा है, कुर्सी व्हील चेयर पर बैठ के जा रहे हो, अचानक से आपने देखा कि सामने शेर आ रहा है, अब आप उस समय क्या करोगे? आप बैठे रहोगे पट्टी बांध करके, अब आपके अंदर एड्रेनलिन हार्मोन्स निकलना शुरू होगा और इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा कि आओ न ताओ न देखे न पेखे कुछ नहीं। उसी पट्टी बंधे हुए वो लंगड़ा व्यक्ति जो अभी चल भी नहीं पाता था, अब आप जान लीजिए कि आर्मी की रेस भी फेल कर देगा, वो उतनी तेज भागेगा, क्योंकि उसके अंदर ऐसी पावर मिल चुकी है, वो पावर जनरेट हो चुकी है एड्रेनलिन हार्मोन्स की वजह से। आपका हार्ट बीट धप 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 बढ़ता चला जाएगा और आप यू जंप मारेंगे 10-10 फीट नाला पार कर जाओगे, इतनी ताकत आएगी बाबू। एड्रेनलिन हार्मोन्स को निकलने दिया करो समय समय पर, हमेशा नहीं, ये ध्यान देना। फिर देखो पैनक्रियाज दोनों काम करता है, पैनक्रियाटिक जूस भी निकालता है, साथ ही साथ एक हार्मोन्स निकालता है, इंसुलिन नाम होता है, जो स्टमक के पोस्टीरियर रीजन पर पाया जाता है। इंसुलिन निकालेगा, इसमें पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा, ये काम एक करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज जो हमारे कह दीजिए जो ब्लड में ज़्यादा होता है उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, ये लीवर में कनेक्ट हो जाता है, जिससे अच्छा रहता है कि बॉडी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अगर ये ज़्यादा हो जाए या ज़्यादा अगर निकल रहा है या ना निकले, ना निकलने से एक रोग होगा जिसका नाम है, देखिए लिखा कि ज़्यादा मात्रा में अगर इंसुलिन है बॉडी में तो इससे क्या होगा, डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है, समझिएगा। और अगर प्रॉपर मात्रा में निकल रहा है तो डायबिटीज़ पेशेंट को क्या करता है, बिल्कुल सेफ करता है, तो भी ज़रूरी है। पैनक्रियाटिक सेल से निकलता है ये बीटा सेल के आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से। फिर देखिएगा यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड होता है, इन सबका बप्पा है, ये सबको कंट्रोल करता है। मास्टर ग्लैंड कहाँ होता है, बिलो द हाइपोथैलेमस होता है, जो कि ग्रोथ हार्मोन्स है GH, काम क्या करता है, ओवरऑल ग्रोथ का काम यही करता है। हाइपोसिक्रीशन यानी अगर कम निकला है तो एक रोग होगा डिसऑर्डर डॉर्फिज्म, बौना हो जाओगे। अगर बहुत निकल गया है यानी हाइपर सिक्रीशन हो गया है तो जिग्नेटिज्म हो जाओगे, यानी लंबे इतने हो जाओगे कि पता ही नहीं पाओगे कि हो कि बादल छू कर आ रहे हो, ठीक है। फिर देखेंगे टेस्टिस, आप जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो कि अपने अंदर से जो है मेल सेल्स निकालता है, जिसके अंदर से हार्मोन निकलता है जो टेस्टोस्टेरोन होता है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है, यानी ऑस्पर्म के फॉर्मेशन के लिए भी जिम्मेदार होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, तमाम प्रकार के ये जो वोकल कार्ड्स होता है उसको भी देख सकते हैं एक्सपेंड करता है, एडम एप्पल्स को इंक्रीज़ करता है, दाढ़ी मुस्टाच वगैरह सब आना शुरू हो जाती है। ये सब प्रॉब्लम जो होती, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे लेकिन ये सब आना भी संकेत है ये सब सेकेंडरी ग्रोथ का। ओवरीज सेम है, फीमेल के केसेस में दो हार्मोन्स निकलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये दोनों ओवल्यूशन में मदद करते हैं। क्या करते हैं, प्रिपेयरिंग फॉर द यूटेरस करते हैं, फॉर द इम्प्लांटेशन के लिए, साथ ही साथ प्रेगनेंसी के लिए जिम्मेदार होते हैं। एंड सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से होता है। क्लियर है यहाँ तक सारे हार्मोन्स। एक क्वेश्चन मैंने दिया है, इसको पढ़िएगा, नेम द हार्मोन्स रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, यानी कि मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को रेगुलेट करने वाला कौन है, तो ध्यान देना थायरॉक्सिन होता है, ये पढ़िएगा, जो आयोडीन पर डिपेंड करता ही है। फिर हो जाएगा नेम द हार्मोन्स जो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों काम करते हैं, तो पैनक्रियाज हो जाता है, दोनों करता था भाई, हार्मोन्स निकाल रहा है तो कभी कभी एक्सोक्राइन की तरह वो आपका काम अलग कर रहा है। फिर देखिए टेस्टिस, आप जान गए होंगे, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकल रहा है, थायरॉक्सिन से आप देख ही रहे हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकल रहा है। ऐसा देखेंगे कि लिखा है कि डिसऑर्डर कौन से हो जाते हैं हार्मोन से, तो डिसऑर्डर भी होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर बॉडी में इंसुलिन की मात्रा ग्वाइटर, यानी ये ग्वाइटर क्या हो जाए, आयोडीन की वैल्यू अगर कम हो जाए, तो आयोडीन अगर कम हो गया है तो ध्यान देना कि थायराइड ग्लैंड हमारा क्या, वो छोटा हो जाएगा, कम निकालेगा थायरॉक्सिन, तो एक रोग होगा जिसका नाम हो जाएगा ग्वाइटर, तो समझ जाइए इसको। GH ग्रोथ हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है, ज़्यादा निकल आया तो भी दिक्कत है, कम निकल आया तो भी दिक्कत हो जाएगा। डायबिटीज़, आप जानते हैं कि अगर बॉडी के अंदर अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए तो डायबिटीज़ जैसे रोग से आदमी पीड़ित हो जाता है, और ज़्यादा निकल जाए तो भी दिक्कत हो जाता है, डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है। तो ये जो आप देख पाते हैं ना, ये नुकसान भी फ़ायदे भी, इसीलिए इसको बोला जाता है डिसऑर्डर ऑफ हार्मोन्स। क्लियर यहाँ तक, चलिए इसका सॉल्व लीजिए, फिर आगे बताता हूँ मैं। चलिए भैया आगे इसमें देखिएगा कुछ और भी खास इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं जान लीजिए आपको करा रहा हूँ। देखिए दिया है कि एक्सप्लेन अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आसान है, यानी कह सकते हैं कि जब
एक ही पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हो, देयर इज़ अ नो मीटिंग ऑफ द टू अदर पेरेंट्स, मेल फीमेल नहीं होना चाहिए, एक पेरेंट ही इतना एबल होना चाहिए, एबिलिटी रखता है कि वो अपने नए प्रोजेनी का फॉर्मेशन कर सके, दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर इज अ नो पार्टिसिपेशन ऑफ द गैमीट। ठीक है, देखिए जैसे कि यूनिसेलुलर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में खास तौर पर होता है, अमीबा में है, बैक्टीरिया में है, सिंपल कुछ मल्टी सेलुलर भी हैं जैसे कि हाइड्रा है, प्लेनेरिया में भी होता है, मल्टी प्लांट्स हैं मल्टी सेलुलर में जैसे रोज है, ब्रायोफिल्लम है उसमें भी होता है, कुछ बडिंग हाइड्रा के केसेस में हो जाएगा। स्पोर का फॉर्मेशन देखेंगे जो राइजोपस में होता है, जो कि ब्रेड मोल्ड होता है, जैसे आप ब्रेड लेते हो और ब्रेड को कहीं फेंक दीजिए तो 2-1 दिन बाद आप देखोगे तो उस पर नीले नीले चकथे बढ़ जाते हैं, तो वो जो फंगस लग गया है उसी को ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, मोल्ड लग जाता है उस पर ब्रेड पर तो ब्रेड मोल्ड होता है। अब स्पोर का फॉर्मेशन देखिए कहाँ कहाँ पे होता है, एल्गी में होता है, क्लेमाइडोमोनास पर, जिसमें जो स्पोर बनता है लगभग 4 से 8 होते हैं जो कि मोटाइल होते हैं। फंजाई के केसेस में भी स्पोर बनते हैं, लेकिन किसमें, राइजोपस में और म्यूकर जैसे इसमें आप देख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आगे समझेंगे बेटा, जैसे बताया गया इसमें जो है, इसमें जो स्पोर बना था इसमें स्पोरेंजिया बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर समझ लीजिएगा इसमें फ्रेगमेंटेशन किस में होगा, फिलामेंट कुछ एल्गी है उसमें होता है जो कि स्पायरोगायरा के नाम से जाने जाते हैं। रीजनरेशन प्लेनेरिया जो कि फ्लैट वर्म होता है, इसके अंदर अगर कोई भी पार्ट कटता है तो फिर से वहाँ से रीजनरेट करने की जो कैपेसिटी है इसके अंदर क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे मेंशन द 2 फंक्शन ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस आप जान लीजिए कि मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है जो कि एक पाउच में इसमें कह सकते हैं भरा रहता है, रखा रहता है, जो एब्डोमिनल रीजन पर पाया जाता है, जो स्क्रोटम के नाम से जाना जाता है। ये टेम्परेचर को थोड़ा कम करता है, जैसे बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये 2 से 2.5 डिग्री कम होगा फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ताकि स्पर्म का क्या हो सके, फॉर्मेशन हो सके। क्योंकि स्पर्म को फॉर्म करना है अगर तो आपको नॉर्मल एक प्रकार से टेम्परेचर को कम ही करना पड़ेगा। अब होता क्या है, मेल्स के केसेस में एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड्स को कैसे वो आप देखेंगे कि ग्लैंड्स क्या काम करता है, जैसे स्पर्म्स एंड द यूरिन्स बोथ आर सेक्रेट इन दैट सेम वे, बट ये कंट्रोल करता है कि स्पर्म्स रिलीज तो उसको रोक देगा, अगर मान लीजिए यूरिन रिलीज होता है तो वहाँ पर ये एक प्रकार से गार्ड के रूप में जाना जाता है, तो दोनों को एक प्रकार से एक चौराहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं मेल में, तो जान लीजिए उसका नाम क्या है, प्रोस्टेट होता है, और फीमेल्स में जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर होता है। अब यहाँ पर समझेंगे कि आखिर एक चीज़ और समझिएगा, एक होता है कि ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, जैसे वास डिफरेंसी क्या करता है, ये काम करता है कि स्पर्म को आगे ले जाने का काम करता है। तो ये क्या होता है, इस ट्यूब को कट कर दिया जाता है या टाइट कर देते हैं तो इसको वास्कोटोमी कहा जाता है। ठीक है ना, ऐसे फीमेल में ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है जब फेलोपियन ट्यूब को हम लोग क्या करते हैं, कट या फिर टाइट कर देते हैं। तो वहाँ पर अलग हो गया, आएगा तो बताया जाएगा। अब आगे देखेंगे, इसमें बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स टेस्टिस। पहला काम क्या होगा, टेस्टिस का फॉर्म क्या करेगा, स्पर्म। ठीक है, टेस्टिस से बनेगा। अब यही टेस्टिस के द्वारा एक हार्मोन्स होगा जो टेस्टोस्टेरोन के नाम से जाना जाएगा। टेस्टोस्टेरोन इज दैट हार्मोन्स विच रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस एंड हेल्प, किस लिए हेल्प करता है भैया, तो इसमें बताइए कि ये जा करके कहीं ना कहीं अपेयर करता है कि यू आर द मेल एंड द फीमेल, यानी उसके एक प्रकार से बाहरी सरफेस को अपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं हार्मोन्स के अंदर होता है। जब आप स्पर्म्स के एक स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो आपको 2-3 पार्ट मिलते हैं, पहला हेड होता है, फिर मिडिल पार्ट होता है एंड टेल होता है। हेड में देखेंगे बेटा तो इसमें एक ये उभरा हुआ भाग होता है जिसका एक क्रोमोसोम नाम होता है, एंड यहाँ पर एक न्यूक्लियस पाया जाता है और ये साइटोप्लाज्म भरा रहेगा। फाइनली ये मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड द एनर्जी एज अ एटीपी फॉर्म में, अब वो एनर्जी मिलता रहता है जिससे स्पर्म हमारा क्या होता है, मूव करता रहता है। टेल इज प्रोवाइड द लोकोमोटरी, उसको आगे बढ़ने की क्षमता भी ये भी देता रहता है। भाई एनर्जी मिलेगी तभी तो आगे बढ़ाएगा ये। तो ये टेल रीजन है, इंडपीस में दिखाया गया है। तो ये काम करते हैं कि आगे जाकर के फ्यूज करते हैं। ये क्या करते हैं कि जब आगे ये फ्यूजन होता है ओम के साथ, ओम का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करता है मात्र इसके हेड के न्यूक्लियस के साथ, जो कि ये जाकर के उस ओम के चारों तरफ की जो लेयर होती है जोना पेलोसिडा, इसको पेनिट्रेट करके अपने स्पर्म्स यानी अपने न्यूक्लियस को उसके न्यूक्लियस से फ्यूज करके डिप्लॉयड का ऑर्गन का फॉर्मेशन कर देता है। डिप्लॉयड सेल बन जाएगा, बाकी सब बाहर हो जाएगा। प्रोसेस मैंने बे दिखाया है कि टेस्टिस से फिर वास एफ्रेंसिया में गया, फिर इपिडिडिमिस जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स होगा जो स्पर्म को स्टे करेगा, मैच्योर कराएगा। वास डिफरेंस गया, इजेकुलेटरी डक्ट होगा जैसे रेटी टेस्टिस वगैरह होगा, फिर यूरेथ्रा में जाएगा, फाइनली इसको पेनिस से बाहर कर देते हैं। ये प्रोसेस इसमें हो गया। फिर देखेंगे डिफाइन द टर्म द प्यूबर्टीज व्हेन द रेट ऑफ द जनरल बॉडी ग्रोथ डिमिनिश्ड बट
सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गन वेल डेवलप्ड, वो डेवलप हो जाए, बाकी ग्रोथ क्या हो जाए, धीरे धीरे इसकी कम होनी चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि वो अवस्था यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ द मेल्स एंड फीमेल्स इन बोथ एडम एप्पल्स का ग्रो हो जाना, जैसे कि इसमें मैंने कुछ लिखा भी है, जिसमें मेडिस ग्लैंड्स, वोकल कार्ड, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फिजिकल चेंजेस जो भी आप देखते हैं, एंड शुड बी द मैच्योर्ड फॉर द फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस जब हो जाता है ऐसी अवस्था को बोलते हैं हम लोग क्या, प्यूबर्टी अवस्था में। दो कंडीशन होते हैं, फर्स्ट टाइम व्हेन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट इज कॉल्ड एज द मेनॉर्ज इन द 13 to 14 years, but when it will the start, that is the as in age of the 15 years, that is called the menopause। ये अवस्थाएं अलग अलग होती हैं जो इस अवस्था में देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें समूह स्टार्स आना और एडम एप्पल्स का इंक्रीज हो जाना, फ्रीक्वेंसीज का कुछ चेंज हो जाना, ये तमाम इस बात का संकेत है कि यहाँ सेकेंडरी डेवलपमेंट यहाँ हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। फिर देखेंगे डिफाइन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। किसी भी पौधे में आप देखेंगे, बढ़िए, किसी भी फ्लावर्स के केसेस में आप देखेंगे, स्पेशली जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी में आप देखेंगे, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी में सिंपल एक बात को ध्यान रखना है कि फ्लावर वहाँ पे एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होगा एंड यूज फ्रॉम द बर्थ टू कब्र, वहाँ तक इसका यूज़ करते, बर्थ हुआ तो माल्यार्पण करिए और जब मृत्यु हुआ कब्र में गए तो भी माल्यार्पण करेंगे। यानी अलग अलग जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ड्यू टू टू मच ऑफ द सेंट, इसके अंदर फ्रेगनेंस सेंट, इस वजह से ये आप देखेंगे तो एक प्रकार से इट इज़ द इंडिकेशन फॉर द लव ऑल्सो, एंड ये क्या करता है, ये पाया जाता है फॉर द, आप देखेंगे कलरफुल दुनिया होने के नाते, हज़ारों कांटों के बीच में रहने के बाद भी जो अपने आप को खिला दे वो है फूल। तो ये क्या करता है, ये हमें सीखना जीवन को कैसे बेहतर बनाना चाहिए वो बताने का काम करता है। अब देखेंगे इसके कई पार्ट्स हैं। एक पार्ट क्या है, कैलिक्स से करोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम है। जैसे कि मैं बताया हूँ कैलिक्स से करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम में 4 पार्ट होते हैं। यहाँ पर होगा क्या, इसकी यूनिट होती है, जैसे कैलिक्स की यूनिट क्या है, सेपल। सेपल ग्रीन होता है और ये ग्रीन अवस्था में जब हमारा फ्लावर बड़ होता है छोटी अवस्था में तो उसको घेर के रखता है, तो उस अवस्था को बोलते हैं प्रोटेक्टिव एरिया करना और ग्रीन कलर का होना, दैट इज़ द सेपल। वहीं पर आप देखेंगे ये जो कलरफुल दुनिया है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेटल्स बोलते हैं। यानी कि ये किसकी यूनिट है, कोरोला की यूनिट है। समझ में आई बात है। अब देखेंगे ये जो फूला उभरा भाग है इसको बोलते हैं, बल्जिस भाग को थैलेमस कहते हैं या रिसेप्टिकल भी बोलते हैं। ये डंठल जो है इसको पेडिसल कहा जाता है। ये यहाँ देखेंगे ये पूरा का पूरा एरिया जो भरा हुआ बटुले की तरह, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ओवरी कहते हैं। एंड ये जो स्टेट लंबी सी स्टाइल चली गई इसको स्टाइल कहते हैं, जो फिलामेंट लाइक है और जिस पर ये रुका हुआ है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। तो स्टिग्मा इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन आके उसके ऊपर टिक जाता है जिससे कुछ न्यूट्रिशन लेकर जर्मिनेट करता है पॉलन ट्यूब को। फाइनली ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता हुआ अलोंग द पॉलन, इससे स्टाइल से होता हुआ फिर फाइनली कहाँ पहुँचेगा, ओव्यूल के पास पहुँचेगा। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से प्रोसेस है। चूँकि आप एंथर जानते होंगे कि एंथर है या फिलामेंट होता है, दोनों जहाँ से जुड़े रहते हैं इसको कनेक्टिव के नाम से भी जानते हैं, वो यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। अब पॉलिनेशन अभी आ रहा है। ओवरीज क्या होता है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ये ओवरी बदल जाता है फ्रूट में, ये ओवल बदल जाता है सीड में। ये प्रोसेस कब होगा, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन, बाद में। तो ऐसी अवस्था में आप देख सकते हैं जब आप टीएस देखते हैं किसी भी एंथर का तो वहाँ पर आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलते हैं और ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आगे कैसे डिवीजन करते हैं, फिर स्पोर टेट्राड बनाते हैं, फिर कैसे एक अवस्था आती है जाकर के नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सब चीज़ें एक हायर लेवल की हैं। इसमें क्या होते हैं कि ये दोनों हमारे कैसे हैं, एंथर यानी ये जो है ये हमारे अननेसेसरी पार्ट हैं, इनका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे हैं ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के रूप में है, इन्हीं का काम लगता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा एक प्रकार से फ्लावर का स्ट्रक्चर हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये जो कलरफुल पार्ट है जिसका नाम है पेटल, ये पेटल का काम सिर्फ एक होता है कि अट्रैक्ट टू द इंसेक्ट, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है किस लिए, फॉर द पॉलिनेशन के लिए। अब पॉलिनेशन करवाएगा। पॉलिनेशन होता क्या है, तो पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा के पास ट्रांसफर करवा दीजिए पॉलन ग्रेन को ताकि वो फ्यूज कर जाए, नया प्लांट बना सके। ये प्रोसेस करवाने के लिए 2 प्रकार होते हैं। एक का नाम होता है सेल्फ पॉलिनेशन। जब एक फ्लावर है, अच्छा एक फ्लावर का मेल वाला फीमेल पर ट्रांसफर हो गया, तो ऐसे अवस्थाओं को बोलते हैं कि हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन। किस में होता है, व्हीट में, राइस में, पोटैटो में, टोमेटो में, ओट में और बर्ली में। ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। अब यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन हायर लेवल पे पढ़ेंगे तो आपको जिटनोगेमी, जीनोगेमी आएगा, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा आपको जनरली समझाने की कोशिश करता हूँ कि ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंटर टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल पार्ट।
ये कहाँ पर होगा, या तो अलग फ्लावर्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्पेशली ग्रास में होता है। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये मैंगोस ट्री है, मैग्नीफेरा इंडिका फर्स्ट प्लांट, इसके एक फ्लावर ये है, उसी में एक फ्लावर और है, तो यहाँ का मेल आकर के इस फीमेल के पार्ट्स में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है पॉलन ग्रेन को। ये अवस्था भी हो सकती है। या हो सकता है कि मैग्नीफेरा इंडिका का फर्स्ट प्लांट सेकंड पार्ट जो इसका सेकंड प्लांट है वहाँ पर अपना मेल ले जाके ये वाला यहाँ ट्रांसफ़र कर दे। ऐसी अवस्था को बोलते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, जो कि इसमें देखा जाता है। समझ में आ गया होगा। एजेंट्स आप जानते हैं कि बहुत सारे एजेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन को, चाहे वाटर हो, यानी बायोटिक एबायोटिक दोनों अवस्थाओं में, हवा से लेके, जानवर से लेकर के, पानी से लेकर के, इंसेक्ट से लेकर के, आउल से लेकर के, है ना, ये चमगादड़ तक भी इसको ट्रांसफ़र करवाते हैं। तो ये अलग अलग जो तरीके हैं बेटा, ये सब एजेंट्स के रूप में जाने जाते हैं, मे बी द बायोटिक एंड एबायोटिक। नेक्टर आप जानते हैं किसी भी फ्लावर्स के केसेस में जो न्यूट्रिटिव पार्ट होता है जिसको इंसेक्ट खाता है उसी को क्या बोलते हैं। जैसे मेल मॉस्किटो क्या करता है, वो नेक्टर खाता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं इसको बोलते हैं हम लोग नेक्टर कहते हैं। समझ में आई बात है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। चलिए भैया थोड़ा सा और इसमें देख लीजिए, बस 2-4 मिनट और बचा है। देखिए पहला है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सारी बातें भी मैंने बता दी है, सब कुछ वही है। मेल में कैसे था, फीमेल में क्या है। फीमेल में स्पेशली जान लीजिए बेटा क्या होता है कि जो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें एक पेयर ओवरी होती है, फेलोपियन ट्यूब एक पेयर होता है, जो कि लगभग 13 से 14 सेंटीमीटर का होता है। किसी किसी बुक में 10 से 15 सेंटीमीटर दिया है। फेलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट भी कहा जाता है, जिसमें बेबी क्या होता है आकर के, इसी में मतलब फ्यूज होता है दोनों, जान लीजिए बस। इसमें यूटेरस होगा, वेजाइना होगा और एक्सटर्नल जेनाइटेरिया होगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है बेटा कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये यहाँ पे ये हम दिखा रहे हैं इसको, ये वेजाइना का पार्ट, ये जो एरिया है यहाँ से जो आया हुआ इसको हम अल्वा बोलते हैं। ये हाइमन होता है। हाइमन्स की जो लेयर्स होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है एंड फिजिकली वर्क करने से भी, साइकिलिंग करने से भी ये ब्रेक हो जाती है, बट देयर इज़ नो मीन्स दे कैन इंटरकोर्स टू अदर वन, राइट। फिर देखेंगे इसमें यहाँ पर बेटा क्या होता है कि ये जो एरिया होता है जो रिंच के नुमा दिखाई पड़ता है, दैट इज़ द सर्विक्स, ठीक है ना। और इस सर्विक्स के ही नीचे आप देखेंगे पूरी जो सिस्टम बनी हुई है इसको बोलते हैं सर्विकल कैनाल कहा जाता है। ये 1 पेयर्ड ओवरी होता है। अगर एक पेयर्ड ओवरी क्या होती है कि अगर एक ओवरी हमारा काम नहीं करती है तो भी दूसरे से काम हो जाता है। और एक चीज़ और, हर मंथ जैसे जनवरी में इस ओवरी से ओम निकला, मैच्योरिटी के दौरान जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है तो उस दौरान एक ओम निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा फरवरी से यहाँ, फिर मार्च से यहाँ, यानी ये अल्टरनेट करते हैं ओम को रिलीज़ करते समय, ये ध्यान दीजिएगा आप। फिर देखेंगे ये सीधे चले आते हैं, फिर आपको ये पूरा का पूरा जो स्पेस दिखाई पड़ता है ये स्पेस है जो बेबी डेवलप होता है इसमें, जिसको ओम कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो फेलोपियन ट्यूब है 3 पार्ट से है। एक हमारा जो सबसे नीचे होता है इन्फंडिबुलम होता है, बीच वाला भाग स्थमस होता है और जो फूला होता है इम्पुला भाग होता है। तो 3 पार्ट मिल करके फेलोपियन ट्यूब बनाते हैं। ये जो होता है इन्फंडिबुलम के नीचे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर की तरह होता है, जिसका नाम होता है फिम्बरी, ताकि जब यहाँ से ओम रिलीज हो सके तो इसको पिकअप कर सके। ये तो पिकअप करने के लिए भी ये ज़रूरी रहता है, समझे ना। तो ये देख सकते हैं इस प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर्स आपको दिखा दिया गया है। वेजाना जो मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होता है जो बर्थ था बेबी के लिए जिम्मेदार होता है, जो कि 7 से 10 सेंटीमीटर का भी इसकी लेंथ होती है। यहाँ पर देखेंगे ये पूरा हमारे यूटेरस की वाल होती है जिसको यूटेराइन वाल कहते हैं। 3 लेयर होता है जैसे पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ठीक है ना। तो ये जैसे आप पढ़ेंगे तीनों को तो कौन कौन से हैं सबको आराम से जान जाएंगे। इसमें स्पेशल जो इम्पॉर्टेंट है इंडोमेट्रियम लेयर है, जो कि उस समय कॉन्ट्रैक्शन करता है और कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यही मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान इसी की वॉल जो होती है ब्रेक होती है और ये बाहर आती है, ठीक है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट वॉल होती है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हालांकि ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स वगैरह उस समय रिलीज होते हैं एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, वहाँ पर होता है। जब इसी को थोड़ा सा तुम आगे बढ़ते हो बेटा, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल करते हो तो यहाँ देखेंगे कि जिससे मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है कि एक नेचर के द्वारा एक कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड होता है, जो फीमेल प्रीमेट्स में आप देख सकते हैं, चाहे एप्स हो, चाहे चिंपैंजी हो, चाहे आप कह सकते हैं ह्यूमंस फीमेल हो, उसमें क्या होता है एक टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है एक साइकिल चलती रहती है। उस साइकिल्स में शरीर के अंदर जो हर महीने यहाँ पर आप देख सकते हैं आफ्टर द प्यूबर्टी स्टेजेस में जब वो एग बनता है तो वो एग क्या होता है बनता रहता है, अपना चलता रहता है। अब अगर फ्यूज होता है तो फर्टिलाइज करता है, नहीं फ्यूज होता तो जाहिर सी बात है कि वो अनफर्टिलाइज एग को शरीर से बाहर निकालना होता है। तो वो हर 28 डेज़ पर क्या होता है शरीर से रिलीज हो जाता है। क्या करता है ब्लड वेसल्स के साथ बहुत सारे ब्लड होते हैं, बहुत सारे म्यूकस होते हैं और इंडोमेट्रियम की वाल्स के माध्यम से वो क्या होता है हर
महीने में क्या होते हैं, मूव कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ये जब शुरू होता है तो मीनार्च मैंने कहा, जब खत्म होता है तो मेनोपॉज कहा जाता है, जो 12 से 13 वर्ष के होता है में खत्म होना है, 50 अवस्था में बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये अवस्थाएं कंटिन्यू रिपीट करते हैं 28 डेज़ पर। ये जब आता है तो लगभग 3 से 5 दिन तक कंटिन्यू तक क्या करता है, चलता रहता है। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है कि ये कंटिन्यूटी बनाते रहते हैं, और अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप, दैट इज़ द इंडिकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। ये चीज़ ध्यान रखना है। जब जाइगोट बन जाता है जो कि मॉरुला अवस्था में जाता है, और फिर वही मॉरुला अवस्था इंडोमेट्रियम के लेयर्स पर आकर डिपॉजिट हो जाता है, रख जाता है, ढह जाता है, तो हम कहते हैं इम्प्लांटेशन इसका हो गया है। समझिए ना, इम्प्लांटेशन हो जाता है। दोनों जब फ्यूज कर लेते हैं तो इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, बताया मैंने। अब यहाँ पे होगा क्या, इतना आसान नहीं है। जैसे होता है कि इसमें 2 स्टेज होता है, एक होता है ग्रेफियन वाला स्टेज होता है, ग्रेफियन फॉलिक्यूल होता है, और एक ल्यूटियम स्टेज होता है। देखिए होता क्या है कि ये जब ग्रेफियन फॉलिक्यूल, देखो ये ध्यान रखिएगा कि फेलोपियन ट्यूब तक यहाँ तक पहुँचने, आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये यहाँ पर ओवम पहुँचने में 13 से 14 दिन लग जाता है। यानी इसके बाद अगर आप 13 से 14 दिन बाद अगर आप मतलब इंटरकोर्स करते हैं तो फ्यूजन के चांसेस बढ़ते हैं, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं, वो आप करेंगे और सब रिलीज बाहर हो जाएगा। तो ये चीज़ बताया गया है कि जब ये क्या होता है कि ये ग्रेफियन फॉलिक्यूल जो होता है रप्चर करेगा। ग्रेफियन फॉलिक्यूल होता कैसे, जैसे ही ओम रिलीज हुआ है ओवरी से, जहाँ पर एक चीज़ और निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, और एस्ट्रोजन दोनों निकलते हैं, ध्यान देना, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों निकलेंगे, और ग्रेफियन फॉलिक्यूल रप्चर करेगा, और रप्चर करने के बाद क्या करता है, वो जो वेस्ट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। और साथ ही साथ एक चीज़ और निकलता है यहाँ से, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की जिम्मेदारी होती है कि जो यूटेरस हमारा अभी ब्रेक हुआ था, तुम जाके उस वाल को, एंडोमेट्रियम को फिर से क्या करो, री बनाओ, यानी फिर से दोबारा बना दो, ताकि अगेन नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, या इन कह सकते हैं इम्प्लांटेशन के लिए भी आप इसको क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ जरूरी रहता है, मेंटेन करता है। ओवा रीच करेगा फेलोपियन ट्यूब तक, आप देख सकते हैं मैंने लिखा भी है, ऑन द 13 to 14 डेज़ पर। तो क्या ये बातें समझ में आई हैं, यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, मैंने दिया प्लेसेंटा, जो जानते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड वहीं से रिलेटेड रहता है, अम्बिलिकल फ्लूइड भरा रहता है। प्लेसेंटा फिटस और मदर के शरीर का जो ट्रांसफ्यूजन होगा, ऑक्सीजन का, न्यूट्रिशन का, तमाम चीज़ें क्या होता है, यहीं से वेस्ट वगैरह सब इसी से ट्रांसफर होता रहता है। एसटीडी मिस होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है बेटा। जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इंटरकोर्सेस के दौरान जो भी डिजीज़ हो जाते हैं उसको बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। जैसे गोनोरिया हो गया, जैसे सिफिलिस हो गया, जैसे एड्स हो गया, जो कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, जिसके द्वारा होता है, एचआईवी के द्वारा होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये चीज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम धीरे धीरे क्या होती है, कमज़ोर पड़ जाती है, एंड वी फील वेरी वीक, एंड फाइनली हमारी बॉडी खत्म होने की कगार पे है। देखिए कोई इम्यून पावर कमज़ोर हो गया, दैट मीन्स जीवन समाप्त। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है कि जब आप अनवांटेड जो प्रेगनेंसी होता है उसको नहीं चाहते हैं, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से दूर होना, इस प्रोसेस को यूज़ करना होता है कंट्रासेप्टिव मेथड, जो कि एक कह सकते हैं नेचुरल होता है, और एक होता है जो हम लोग कैसे से आर्टिफिशियली कराते हैं। नेचुरल के द्वारा जैसे आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि नेचुरली आपने उस दौरान रिलेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं किया जिस दौरान स्पर्म या ओम रिलीज हो रहा है, यानी इसको आप बड़ा परे कर दीजिए 13-14 दिन, उसके बाद कर दीजिए, या इससे पहले कर लीजिए, तो अभी एक प्रोसेस हो जाएगा जिससे रुक जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं कि आप सेक्सुअल खुद ही उसको इंटरकोर्स कर लीजिए, यानी एट द टाइम ऑफ द रिमूव ऑफ रिलीज ऑफ द स्पर्म यू कैन जस्ट विड्रॉल योर पेनिस लाइक फ्रॉम देयर। तो ये भी एक प्रकार से यानी सेल्फ कंट्रोल ही होता है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जो नेचुरली करना पड़ता है। अब आर्टिफिशियली कराते हैं तो आपको परमानेंट टेक्निक होता है जिसको आप कहते हैं नशबंदी कहते हैं, जिसको टिबेक्टोमी एंड वेस्कोटोमी, जो ऑलरेडी मैं बताता ही आ रहा हूँ। तो ये प्रोसेस इसमें आ जाता है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन और देख लेंगे बेटा, एक्सप्लेन द टर्मिनोलॉजी ऑफ द हेरिडिटरी एंड द वर्क ऑफ द मेथड। मेंडल साहब के सारे बात बतानी है। देखिए मेंडल एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जो एक पादरी थे, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, और ये जहाँ से पढ़े थे ब्रून शहर से, यानी काफ़ी मेहनत इन्होंने किया, और ये शुरू से ही इनका एक लोगों के पौधों के प्रति रुचि ज़्यादा था। हालांकि ये मैथमेटिक्स के अच्छे विद्यार्थी थे, लेकिन इन्होंने अपना रुझान प्रूफ कर दिया किसमें, पौधे में। पौधे को लगाना, बोना, ये तमाम प्रकार की काम करते थे। जहाँ पर ये रहते थे वहाँ पर एक पादरी होते थे, यहाँ पर न जाने कितने पौधों के ग्रो कराए हुए थे, और पौधों को देखभाल करते थे, और जानना चाहते थे। इनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता था कि आखिर ये पौधा इसका छोटा क्यों है, ये फ्लावर कलर क्यों बदला है, यानी अलग अलग जो देखते थे उसको ऑब्जर्व करने के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। तो उन्होंने अपने ही गार्डन में मटर बोल दिया। मटर इसलिए ताकि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, जब चाहो तो आर्टिफिशियल करा सकते हो, आसानी से नंबर ऑफ प्रोजेनी ज़्यादा बढ़ा सकते हो, कम समय भी लगता है, अच्छे से छोटा पौधा होता है, आसानी से इसको आइसोलेट भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसके
यूज़ थे हमारे लिए, इस वजह से हमने पाइसम सटाइबम को चूज़ किया था मेंडल साहब ने। और 22 जुलाई 1822 में जन्म हुआ, 84 में मर गए। हालांकि इनके जिंदा रहते समय इनको कोई क्रेडिट मिला नहीं। जब ये मर गए थे तो 1900 में 3 वैज्ञानिक जब आए थे, ह्यूगो डे वेरियस जैसे करके शेरमार्क साहब थे, ये सब तीनों वैज्ञानिक जो मिल करके इनके एक्सपेरिमेंट को देखा और पता लगा कि यार ये तो बात जो कहकर गए थे 40-20 साल पहले वो सही थी, आज हम लोग परेशान झूठे हैं। तो जब जा करके मेंडल साहब की वजह से लोगों को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि मेंडल साहब की गलती बस इतनी थी कि वो यहाँ पर मैथमेटिक्स का यूज़ कर दिए थे, मैथमेटिकल एनालिसिस किया, स्टैटिस्टिकली ये नहीं यूज़ कर दिया। अब सोचिए साइंटिस्ट परेशान थे कि हम बायोलॉजी लिए ताकि मैथ ना पड़े और ये आगे है पता नहीं कहाँ से मैथ ला के छोड़ रहा है, तो इसको हटाओ भाई। तो उस समय थोड़ा मीडिया का अभाव भी था, थोड़ा लोगों के साथ का जो है कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन थी या जो उनकी जो नॉलेज थी वो लोगों तक पहुंच नहीं पाई थी, इस वजह से भी कहीं ना कहीं पीछे रह गए थे। मैथमेटिक्स का यूज़ कर दिया तो और भी पीछे चले गए, लोग इनको प्रेफर नहीं करते थे। जब बाद में लगने लगा कि हाँ ये कुछ किए होंगे, लाओ देखा जाए, तब जाकर के इनको ये चीज़ क्रेडिट मिला कि हाँ ये कुछ क्वालिटी इनके पास है। हाइब्रिडाइजेशन जैसे एक्सपेरिमेंट में इनका बहुत बड़ा अपना योगदान रहा है। अलग अलग पौधे मटर जब देखे उन्होंने तो मटर के अलग अलग क्वालिटीज़ को उन्होंने ऑब्जर्व किया और देखा कि यार ये इन्होंने एक शब्द गलती किया था, इन्होंने कहते हैं फैक्टर, यानी कोई ऐसी चीज़ है जो प्रोजनी से माता पिता से प्रोजनी में जाती है, वो क्या है, दैट इज़ अ फैक्टर। बट जब इसको जोहानसन ने इसको खोज की थी 905 में, तब पता चला कि दैट वाज नॉट अ फैक्टर, दैट वाज अ जीन, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है, इज अ पार्ट ऑफ द सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से बच्चों में चला जाता है। तो ये चीज़ें उन्होंने तब बताई थी। कौन कौन से करेक्टर लिए थे वो भी बता देता हूँ। देखो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, देखो प्लांट का साइज को लिया था जो कि टॉल है कि डॉर्फ है। पॉड का कलर कैसा है, जैसे जो पॉड ऐसा होता है ना, ऐसे मटर जिसमें छिलका बड़ा रहता है, कलर कैसा होगा, तो उन्होंने कहा ग्रीन है कि येलो है। फिर देखा कि उसका शेप कैसा है पॉड का, यानी इन्फ्लेटेड है कि रिंकल्ड है। सीड शेप कैसा है, राउंड है कि रिंकल्ड है। सीड का कलर कैसा, येलो है कि ग्रीन है। जो फ्लावर है उसका कलर कैसा, पर्पल है या वायलेट जिसको कहते हैं, या वाइट है। या जो फ्लावर की पोजीशन क्या है, टर्मिनल एरिया पर है, यानी ये जो फ्लावर है यहाँ पर है या एक्सियल किनारे है, इसे ये चीज़ें जानने की कोशिश की, जिससे उन्होंने 7 कैरेक्टर देखे थे, 7 दूनी 14, 14 ट्रू ब्रीड कैरेक्टर्स उन्होंने आइडेंटिफाइड किया था। ध्यान दीजिएगा इसको। इन्होंने दोस्तों क्या किया था, कुछ बात बताई। इन्होंने जैसे कहा कि यहाँ हेरिडिटी क्या है। सबसे पहले जेनेटिक्स के पापा जो माने जाते थे पहले के समय में, जो कौन थे तो हमारे थे डब्ल्यू बैटसन साहब थे, जो कि 1905 में ये आए थे। उन्होंने बताया था, टर्म दिया था कि हाँ जेनेटिक्स होता क्या है। जब इसके बाद में मेंडल आ गया तो जॉन ग्रेगर मेंडल वॉज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स, बिकॉज ये बप्पा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने ही बताया कि वास्तव में हेरिडिटी क्या है। जब माता पिता से कैरेक्टर बच्चे में चला जाता है सेम, तो उसको बोलते हैं क्या, हेरिडिटी कहते हैं। लेकिन वेरिएशन हो जाता है कि जब माता पिता के कैरेक्टर बच्चे में बदल के जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द वेरिएशन। अब बदल का मतलब ये मत समझना कि पिता कुछ और है तो ये कुछ और, नहीं। जैसे पिता के 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों का कैरेक्टर, कलर, हेयर स्टाइल, सारी चीज़ें बदलती हैं, हाइट, ये सब जो बदल जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे किस में आती हैं, वेरिएशन के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पर जैसे क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो टोटल हम बताएंगे इसमें 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम आर फाउंड इन द ह्यूमन बीइंग, जिसमें 22 हमारे ऑटोसोम होते हैं, 1 हमारा क्या होता है, सेक्सुअल क्रोमोसोम होता है, जो 20 पेयर किसमें मेल एंड फीमेल बोथ आर सेम होते हैं। ठीक है, यानी कि ये आगे कैरेक्टर्स को कैरी नहीं कर पाते। जैसे हमारे बॉडी में सेल 2 होते हैं, सोमैटिक सेल होता है, एक हमारा रिप्रोडक्टिव सेल है, सोमैटिक में होता है जो ऑटोसोम होता है, यानी इसमें कोई बदलाव होगा, दे कैन नॉट बी गो इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। जैसे लिजार्ड के छिपकली के पूंछ को काट दिया जाए तो उसके सारे बच्चे पुचकट्टे नहीं होंगे, बिकॉज उस सोमैटिक सेल में बदलाव किया आपने। जेनेटिक जब बदलाव करेंगे तब वो कैरी करेगा। तो ये हमारा इस प्रकार से क्रोमोसोम जीन देख लिया कि सेगमेंट है डीएनए का, गैमेट मेल में फीमेल में दोनों बनता है, स्पर्म एंड ओवम बता ही दिया। रिसेसिव, कोई कैरेक्टर्स अपने आप को शो नहीं कर पाता है, किसी की उपस्थिति में रिसेसिव है। डोमिनेंट, जो किसी की उपस्थिति में होते हुए भी अपने कैरेक्टर को शो कर ले जाए, वो हमारा डोमिनेंट कहलाता है। जीनोटाइप, जिसके कैरेक्टर्स को इंटरनली होता है, जीन लेवल पे होता है, विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व फ्रॉम द फिजिकली, जिसको बाहर से मार्फोलॉजिकली नहीं देख पाते हो। बट फिनोटाइप इज दैट कैरेक्टर विच कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द मार्फोलॉजिकली, कोई लंबा कोई चौड़ा है, कोई काला कोई नीला पीला कैसे है, तो ये चीज़ें ऑब्जर्व कर पाते हैं, दैट इज अ फिनोटाइप। होमोजीनस यानी सेम जैसे कैरेक्टर हो जाए, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये सेम है तो होमोजीनस। हेटरोजीनस में से एक कैपिटल हो जाए कि स्मॉल टी हो जाए, ये हेटरोजीनस में आ जाता है, हेटरोजाइगस। फिर जॉन ग्रेगर मेंडल बता ही दिया 22 जुलाई 1822 से 84 से वो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था। और प्लांट के साइज की बात मैंने बताई, इन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक टॉल को एक डॉर्फ को आपस में क्रॉस कराया था। दोनों के द्वारा बने हुए जो प्रोजेनी F1 जनरेशन में आए थे उसमें देखा गया कि कोई भी कैरेक्टर्स उनके
पेरेंट्स से नहीं मिल रहा था। तो उनको आश्चर्य में हुआ कि ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, जो F1 जनरेशन में मिले हैं जो गैमेट, उनका फिर से हम सल्फिंग कराएंगे। सल्फिंग के दौरान जब F2 जनरेशन में देखा गया तो वो सारे हमारे कैरेक्टर्स मिल गए थे, यानी 1:2:1 रेशियो में मिल गया। और ये 3:1 रेशियो हमारा क्या होता है, ये फिनोटाइप होता है रेशियो। और डाई हैबिट क्रॉस में क्या होता है, इन्होंने 2 जीन ऑफ इनहेरिटेंस किया था, 2 कैरेक्टर्स लिए थे। पौधे में देखा, एक येलो ले लिया और एक सीड के सेब को ले लिया, राउंड ले लिया। और इस प्रकार से यहाँ पर येलो राउंड को ग्रीन रिंकल के साथ क्रॉस कराया गया, जिससे एक चेकरबोर्ड बना था, जिसमें आपने गैमेट को ऑब्जर्व करेंगे, उसके कलर्स को काउंट किया, जिसका रेशियो निकला था 9:3:3:1। तो ये हमारा डाई हैबिट क्रॉस है। 3 नियम इनके थे। लॉ ऑफ डोमिनेंसी, जो अपने कैरेक्टर्स को डोमिनेंस करता है, किसी के झुकने पे झुकावे पे आता नहीं, वो काम जो कर रहा है डोमिनेंस है तो डोमिनेंस ही बताएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जब 2 गैमेट आपस में होते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, ये दोनों जब आप अलग करते हो, इसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो गैमेट तुम अलग कर रहे हो इसको कहते हैं सेग्रीगेट करना। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वास्तव में देखा जाए तो डाई हैबिट क्रॉस ही होता है। समझ में आई होगी बात। चलिए इसका क्वेश्चन सॉल्व लीजिए, फिर लास्ट स्लाइड देखते हैं, फिर खत्म करते हैं इसको। चलिए चलिए बेटा, अब इसमें एक क्वेश्चन आप लोग करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे बहुत सारे, जैसे लिजार्ड में है, कुछ में टेम्परेचर का है, कुछ में प्रेशर का, कुछ में स्ट्रेस का है, कुछ में वाटर का, ह्यूमिडिटी का, ये सब भी इफेक्ट डालते हैं। बाहरी वातावरण के जो प्रभावित करने वाले जो भी फैक्टर होते हैं, ये जेंडर को डिफाइन करने में क्षमता रखते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। कुछ एनिमल्स होंगे, जो ऑर्गेनिज्म होंगे छोटे मोटे यूनिवर्सल में, और यहाँ पे ह्यूमन में डिटर्मिनेशन करिएगा। सर डिटर्मिनेशन कुछ नहीं है। 23 पेयर्स आप बताइएगा, जो आप जानते ही हैं कि 23 होता है सर। 22 हमारा ऑटोसोम है, मेल फीमेल दोनों में सेम है। एक सेक्स डिटर्मिनेशन है, मेल में स्पर्म बनाएगा, फीमेल में ओवम बनाएगा। और किस प्रकार से XX और XY, फीमेल में XX और मेल में XY दोनों क्रॉस करते हैं। 50% चांस मेल के होते हैं, 50% फीमेल के होते हैं। हालांकि जेंडर डिफाइन करने की जो मेन श्रेय जाता है, मेन जिम्मेदारी ये फीमेल नहीं बल्कि मेल को होता है, क्योंकि मेल के पास Y क्रोमोसोम है। Y फ्यूज करेगा लड़का बनेगा, और X करेगा तो लड़की बन जाएगी। तो ये अलग अलग जो जेंडर डिफाइन करने का दायरा है वो मेल के हाथ में होता है। ठीक है, अब आइए इसमें एक ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में आ सकता है क्वेश्चन, लिख लीजिएगा आप। 31 प्रश्न, 31वां प्रश्न, ब्रेन का स्ट्रक्चर्स ह्यूमन में। देखिए इसमें क्या है, ब्रेन का स्ट्रक्चर्स बना लीजिएगा। और ये आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने बनाया है कि ये स्पाइनल कार्ड है। यहाँ पर ये देखेंगे स्पाइनल कार्ड, साथ साथ में ये पूरा का पूरा एरिया का हमारे यहाँ से ये थैलेमस वाला भाग है, ये सेरिब्रम वाला है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जिसको कहते हैं। और ये पीछे पीनियल ग्लैंड है, जिसको तीसरी आंख भी कहा जाता है। तो पीनियल ग्लैंड है यहाँ पे। और एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे कुछ स्पेशल, जैसे ये सामने वाला हमारा क्या फ्रंट पे सेरिब्रम है ये, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ से जो आता हुआ ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स। फिर देखिएगा यहीं पर क्या होता है बेटा कि पिट्यूटरी ग्लैंड भी सामने आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर 3-4 प्रकार के थिंक्स करने वाले, जैसे थिंक करने की जिम्मेदारी हाइपोथैलेमस के हाथ में है। ये सामने वाला एरिया हमारा क्या कहता है, सोचने वाला है। ठीक है, फिर देखिएगा यहाँ पर जो ये सामने बना, ये वाला स्ट्रक्चर्स बना, इसको बोलते हैं क्या, स्मेल के लिए है, जो कि ऑल्फैक्टरी एरिया होता है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला एरिया मेडुला ऑब्लोंगेटा है, जो जोड़ के रखता है, जो आपको पॉस्चर, जंक्शन वगैरह के लिए, जेस्चर वगैरह के लिए जिम्मेदारी रखता है। ये एरिया जो होता है ऑडियो के लिए है, ये किनारे यहाँ पर जो रहता है ये क्या कहता है, ये ऑडियो सुनने के लिए जिम्मेदार होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पे क्या होता है, ऑसिपिटल लोब पाया जाता है, जो विजन के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये हमारा ये क्रेनियम होता है, जिसको स्कल कहते हैं। भाई ये क्रेनियल बॉक्स ही तो है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसी में तो रहता है, जो मेलेंजिस होता है। भाई हमारा जो स्किल है सबसे वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होता है ह्यूमन बॉडी में, जो क्रेनियम यानी बॉक्स में भरा रहता है, इसको स्कल कहते हैं। ये सोचने, समझने, उठने, बैठने, सारी पॉस्चर वगैरह यही रखता है। जैसे सेरिबलम है, सेरिब्रम है, पोन्स है, फिर देखें मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये सब क्या करते हैं, ये सब हमें सोच समझने की जिम्मेदारी देते हैं। जो कि ब्रेन हमारा सबसे एक्टिव होता है, लगभग 1300 से 1400 ग्राम का होता है, और यही सबसे वेल डेवलप ऑर्गन होता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम दोस्तों, एक चीज़, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़िएगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ज़रूर एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। चांस यहाँ से 90 नहीं बल्कि 95% है कि ये प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ लीजिएगा, फिगर ड्रा करते हुए बहुत आसान है। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, मैंने बनवाया भी, आप भी बनाइएगा, प्रैक्टिस करिए। एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़िएगा ह्यूमन के केसेस में।
ये बहुत ज़रूरी है। एंड ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, जो नर्वस सिस्टम है उसकी यूनिट है न्यूरॉन, वो भी पढ़िएगा। फिर देखिएगा स्ट्रक्चर्स द फिशन इन द अमीबा, अमीबा में कैसे वो फिशन होता है या क्या प्रोसेस है अमीबा में, वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अमीबा के केसेस में क्या कहिए, स्पेशली आप ध्यान रखिएगा, फिशन पढ़िएगा, मल्टीपल फिशन दोनों पढ़ के जाइएगा। स्ट्रक्चर ऑफ HIV का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लीजिएगा जो एड्स काज करता है। ये देखिए लिखा है कि चार्ट ऑफ द डायहेब्रिड क्रॉस, जो भी मैंने पढ़ाया है बस उसी के चार्ट को आप एक बढ़िया से यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है ना, वो आपको सारे गैमेट यहाँ पर निकल आएंगे। फिर पढ़ लीजिएगा फर्टिलाइजेशन, अभी मैंने बता ही दिया है। डेवलप आप कैसे करेंगे, सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है, ये सब चीज़ जान रखिएगा। ब्रायोफिल्म में कहाँ पर होता है और कौन से प्लांट्स में होता है, आर्टिफिशियल करते हैं तो कटिंग कहाँ पर होगा, लेयरिंग कहाँ पर होगा, ये तमाम चीज़ें ध्यान दीजिएगा, इस पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेन अबाउट द ह्यूमन ब्रेन, ये मैंने बता ही दिया, ह्यूमन ब्रेन को अच्छे से और पढ़िएगा कि सेरिब्रम का क्या है, सेरिब्रम क्या करता है, सारी चीज़ें वहाँ पर समझिए। प्लांट हार्मोन्स जिसको फाइटो हार्मोन्स कहते हैं मैंने बता ही दिया है, पढ़िएगा एक बार। फिर देखिएगा यूरिन का फॉर्मेशन आपको बताना है, इसमें पढ़ लीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट फिर आ गया, एक बार लिख गया। स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन लंग्स, ह्यूमन लंग्स को पढ़ लीजिएगा, जो प्लूरा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, कैसे काम करता है, एल्विलाई का काम क्या है, ये सारी चीज़ें समझिएगा। और स्टोमेटा का काम क्या, स्ट्रक्चर क्या होता है, हाउ द स्टोमेटा हेल्प अस, तो बताइएगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए है, कौन सा गैस है बता दीजिएगा, किससे गिरा है, गार्ड सेल से है, दिन के समय क्या करता है, रात के समय कैसे काम करता है, कब वाटर पाके एब्जॉर्ब करता है, फूल जाता है, कब ओपन हो जाता है, कब बंद हो जाता है, ये तमाम चीज़ सीखेगा। एंड नेफ्रॉन और न्यूरॉन्स में डिफरेंस क्या है, ये तमाम चीज़ें बेटा समझिएगा। सो इन दिस वे ये आपका जो रहा सब इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले थे, सिर्फ मैंने वही कराया है। तो अगर अभी तक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा दोस्तों, तो ये हमारा 1 सवा 1 डेढ़ घंटे का जो क्लास रहा है, पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा। पेपर देकर आओगे तब यही कहोगे सर आपके पढ़ाए गए सारे प्रश्न एज इट इज़ मिल रहे थे, कैसे आपको पता, वास्तव में आप कहने वाले हो। तो इसलिए मुझे पता है। अब ईमानदारी से बैठ के खूब बढ़िया से रिवाइज करिए, रिवीजन करिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, और अपने दोस्तों तो ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को जो सब्सक्राइब अभी ना किए होंगे आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो दोस्तों चलिए फिर अब हम लोग मिलते हैं फिजिक्स की क्लास में। ये हमारा केमिस्ट्री का क्लास, अगर जो बच्चे नहीं देखे होंगे ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाइएगा वहाँ से केमिस्ट्री भी पढ़िए, और ये बायोलॉजी तो आप बढ़िया से पढ़िए। चलिए फिर मिलते हैं फिजिक्स की क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा।